हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ज्योग्राफी की क्लास में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने थर्मल बेल्ट को सीख लिया है, ताप कटिबंध को, यानी टेम्परेचर अक्षांश के आधार पर देखा गया पृथ्वी का झुकाव, घूर्णन, है ना, आपतन कोण, विषुव, इक्विनॉक्स, है ना, वो शीत अयनांत, ग्रीस अयनांत, सारी बातें हम लोगों ने सीखा। और उसी को बेस बना करके हम लोगों ने प्रेशर बेल्ट को समझा, दाब कटिबंध को, और 7 वायु दाब की पेटियां हमने बताई, जिसमें विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी का विकास हुआ अधिक तापमान के कारण। वहीं पर 30 डिग्री पर वायु के अवरोहण होने के कारण उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब का विकास हुआ, हाई प्रेशर बेल्ट बनी। वहीं 30 डिग्री पर पुनः गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से, वायु का आरोहण होने से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी का विकास हुआ। वहीं ध्रुवीय क्षेत्रों में निम्नतम तापमान होने के कारण वायु का अवरोहण होने से ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी का विकास हुआ। इस प्रकार से 7 वायु दाब की पेटियों को आधार बनाया, और आधार बना करके उन्हीं पर हम लोग पढ़ने चले गए विंड की बेल्ट को, पवन को। तो पवन को हमने कहा कि 3 तरह की पवन होती हैं। एक है भूमंडलीय पवन, ग्लोबल विंड जिसको आपने कहा। 3 पवनें हैं, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। तो आपने देखा कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब से विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की ओर चलने वाली पवनों को हम व्यापारिक या सम्मार्गी पवन कहते हैं, ट्रेड विंड। और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर चलने वाली हवाओं को हम पछुआ पवन कहते हैं। वहीं पर ध्रुवीय क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर चलने वाली ठंडी पवनों को हम ध्रुवीय पवन कहते हैं। उसी में हमने कोरियालिस इफेक्ट बताया, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाती है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और वो किसके कारण है? कोरियालिस प्रभाव के कारण है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने सीखा। फिर हमने महाद्वीपीय पवन क्या होता है इसके बारे में बताया, उपमहाद्वीपीय पवन। इसके बाद लोकल विंड्स पे बात हुई थी। अब इन तीनों में यानी तापमान को सोचो, और आप दाब को सोचो, और फिर आप पवन की बेल्ट को सोचो, तीनों को आपस में लिंक करो। यानी कि चाहे वो ताप कटिबंध हो यानी थर्मल बेल्ट हो, चाहे वो दाब कटिबंध हो, प्रेशर बेल्ट, और जो पवन कटिबंध है यानी विंड बेल्ट, इन तीनों में आपस में रिलेशन होता है। अब इन तीनों का रिलेशन आपको इस्टेब्लिश करना है। अगर इन तीनों में रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया आपने, तो फिर क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। फिर आप समझ लो कि सारी बाधा पार हो गई। फिर आराम से आप वर्षा सीख सकते हो, वहाँ के जलवायु प्रदेशों को जान सकते हो, वहाँ के मृदा को जान सकते हो, वहाँ के वनस्पति को समझ सकते हो, वहाँ के कृषि को समझ सकते हो, वहाँ पॉपुलेशन का पैटर्न क्या होगा उसको समझ सकते हो, वहाँ पर इंडस्ट्री किस टाइप की होंगी, ये सारी चीज़ें आप समझ में आ जाएगा। वहाँ का एग्रीकल्चर कैसा होगा, ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ताप कटिबंध यानी थर्मल बेल्ट, और दाब कटिबंध, और है पवन कटिबंध। इन तीनों में रिलेशन है, और इस रिलेशन के आधार पर हमने एक डायग्राम ले रखा है। हालांकि ये डायग्राम देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, हम आपको बना करके समझाते हैं कि वास्तव में तापमान, दाब की पेटियां और जो पवन चलती हैं, इन तीनों में आपस में संबंध है। और इसी को समझना है बहुत केयरफुली, है ना, बहुत केयरफुली। और बहुत ज़्यादा भी दिमाग लगा देंगे इसमें तो भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल कूल माइंड से आपको समझ लेना है। जैसे बोलूँगा उतना ही समझो, ज़्यादा सोचोगे तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। देखो, अब ये चित्र दिख रहा है, तो इसमें क्या दिख रहा है? आप देखो, यहाँ पर ये लो प्रेशर की बेल्ट है। अब यहाँ पर देखो, ये 21 मार्च या 23 सितंबर की कहानी है, जब सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं।
सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर जब पड़ती हैं तब की बीच वाली कंडीशन देखो, ये बीच की कंडीशन क्या है, यहाँ पर क्या है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है, ये उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है। इन बेल्ट को देखो, ध्रुवीय पवन को छोड़ दो, ध्रुवीय पवन को छोड़ दो, अभी उसकी कहानी अलग समझाते हैं आपको। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यही बेल्ट जब समर सॉलिस्टिस है यानी ग्रीष्म अयनांत है तो देखो थोड़ा सा ये ऊपर हो गई है कि नहीं हो गई है, ये देखो इतना ऊपर खिसक गई है। वहीं जब विंटर सॉलिस्टिस है यानी कि जब सूर्य की सीधी किरण मकर रेखा पर है तो यही बेल्ट क्या हो गई है, थोड़ा नीचे आ गई है, 15 डिग्री नीचे आ गई है, ये 15 डिग्री नीचे आ गई है, सब नीचे खिसक गया है, ठीक है ना। और जब जब विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरण पड़ रही है तो यहाँ पर है, यानी कि जैसे जैसे सूर्य का उत्तरायण होगा सारी बेल्ट ऊपर जाएगी और जैसे जैसे दक्षिणायन होगा सारी बेल्ट नीचे आएगी। अब इसको हम डायग्राम बनाते रहेंगे और आपको एक एक समझाते हैं, बड़े आसानी से सीखोगे आप। देखो बनाते हैं इसको, इमेजिन कीजिए कि ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है मान लो। ध्रुवों को हमने क्या कर दिया, चौड़ा कर दिया मान लो, और यहां पर हम खींच देंगे, ये मान लो विषुवत रेखा है, ये क्या है, विषुवत रेखा, ध्यान सुनिएगा, ये मान लो विषुवत रेखा है। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा नॉर्थ, उत्तरी, यानी ये उत्तरी ध्रुव है, और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। और ये बहुत हाई लेवल की चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, सीख लोगे तो फिर मज़ा आ जाएगा। ओके देखो, ये 30 हो गया, सॉरी 0 हो गया, और 90 डिग्री, दोनों पोल को हमने ले लिया। अब इमेजिन कीजिए यहां पर हम 3 खंड इसको कर लेंगे, और ये दोनों अगल बगल वाले हिस्सों को आप भूल जाइए, अभी सिर्फ बीच वाले को आप देखेंगे, ठीक है। तो बीच वाले को देखिए, और यहां से हम ले लेंगे 30 डिग्री, यहां पर ले लेंगे 60 डिग्री, ठीक है। एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, कलर पे ध्यान दीजिएगा, ये मान लो हमने इस तरह से खींच दिया, तो जाहिर सी बात है कि ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार से हम नीचे भी ले लेते हैं, एकदम फोकस रखिएगा नहीं तो भूल जाएंगे, मिस्टेक हो जाएगा। 30 और ये 60, तो जाहिर सी बात है ये 30 डिग्री खींच दिया और ये 60 डिग्री खींच दिया। इस तरह की एक चार्ट बन गया हमारा। यहाँ पर हम लिखेंगे विषु, यानी इक्विनॉक्स कब है, आप देखिए ध्यान से, ये देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को लिख दीजिए यहाँ पर, 21 मार्च एंड 23 सितंबर की कहानी है। अब अगर आप इस कहानी को नहीं समझ रहे हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, विषु का मतलब नहीं समझ रहे हैं, तो आप नहीं समझ पाएंगे। हमने पहले ही बोला है कि सारी क्लासेस पीछे से आपको रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। तो विषु जैसे ही शब्द आए वैसे ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि सूर्य की सीधी किरण कहाँ चमक रही होगी, आप कहेंगे विषुवत रेखा पर, इसको हम कहते हैं विषु की कहानी। इधर की ओर हम लिख देते हैं ग्रीष्म अयनांत, ग्रीष्म अयनांत इधर लिख देते हैं, और ग्रीष्म अयनांत का मतलब है 21-22 जून की बात है, यानी सूर्य की सीधी किरण जब कर्क रेखा पर पड़ रही हो तब उसको हम ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। वहीं पर यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं शीत अयनांत, शीत अयनांत यानी कि विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं इसको।
और इसको हम अगर लिखना चाहें तो आप लिख दो 21-22 दिसंबर को लिख दो। यानी कि ऐसा समय जब पृथ्वी पर जो मकर रेखा है वहां पर सन की रेजेस वर्टिकल हो जाती हैं, सीधी पड़ती हैं। तो ये 3 कंडीशन आप पहले अपने दिमाग में इमेजिन कर लो, अपने दिमाग में इमेजिन कर लो। अब चलिए सीखते हैं, देखो ध्यान से। आप इतना जान, अभी इन दोनों कंडीशन को भूल जाइए, शीत अयनांत को भूल जाइए, ग्रीष्म अयनांत को भूल जाइए। अभी इस कहानी को समझिए, बीच वाली को। तो बीच वाली में क्या आपको दिख रहा है? बीच वाली में ये दिख रहा है कि सूर्य की सीधी किरण विषुवत रेखा पर है, और जाहिर सी बात है कि अगर सूर्य की सीधी किरण विषुवत रेखा पर पड़ रही है तो वहीं पर हाईएस्ट टेम्परेचर की बेल्ट होगी कि नहीं होगी? यानी जो तापीय विषुवत रेखा हमने बताया था, याद है? तापीय विषुवत रेखा का मतलब मैक्सिमम तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली क्षैतिज रेखा को हम तापीय विषुवत रेखा कहते हैं। तो और ये क्या है? भौगोलिक विषुवत रेखा है, वो तो अपनी जगह पर फिक्स रहेगी। लेकिन तापीय विषुवत रेखा जो है, जैसे सूर्य की किरणें उत्तरायण होगा, तापीय विषुवत रेखा भी उत्तर की ओर चली जाएगी, दक्षिणायन होगा तो दक्षिण की ओर जाएगी। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि इक्विनॉक्स की कहानी है, विषुव की कंडीशन है, यानी सूर्य की सीधी किरण विषुवत रेखा पर है, इक्वेटर पर है। अगर सन वर्टिकल पड़ रहा है कहाँ पर? इक्वेटर पर। तो ऐसे में हाईएस्ट टेम्परेचर यानी थर्मल बेल्ट जो हाईएस्ट टेम्परेचर वाली है, जिसको हम थर्मल इक्वेटर कहते हैं, तापीय विषुवत रेखा कहिए, ITCZ की बात करें, सब कुछ कहाँ पर? डोल्ड्रम कहाँ पर होगा? सब विषुवत रेखा पर होगा। तो पहले इसको समझिए कि ये मान लो कि हम कहाँ पर हैं? विषुवत रेखा क्षेत्र पर हैं और हाईएस्ट टेम्परेचर है। तो जाहिर सी बात है कि उस समय हम अगर कहें विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी कहाँ होगी? ध्यान से सुनिएगा, विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी। अब दाब कटिबंध को सोचो, विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी तो यहीं पर होगी, यही होगा लो प्रेशर। ये 30 डिग्री पर क्या है? तो आप कहेंगे यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है, हाई प्रेशर होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार से 60 डिग्री पर उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी होगी, लो प्रेशर होगा, और 90 डिग्री पर हाई प्रेशर होगा, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। इसी प्रकार से नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आप हाई लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा? लो होगा, और यहाँ पर क्या होगा? हाई होगा। जैसे हमने आपको बताया था ना कि ये पृथ्वी मान लो, और ये पृथ्वी पर हमने ये 0 डिग्री खींच दिया, और ये 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। इसी प्रकार से 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर। यही तो है जो पेटियां पढ़े थे आप। फिर से सोचो, तो ध्यान से सोचो। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। 7 पेटियां हैं उत्तर दक्षिण की ओर मिला के देखें। विंड जो बताया था हमने, अब विंड को इसमें डालो। इसको अगर विंड में डालेंगे तो इसमें क्या होगा? हम कहेंगे एक विंड तो यहाँ चल रही है, इसको कहते हैं ट्रेड विंड। यही तो है ट्रेड विंड, ध्यान सुनिए। और ये क्या है? आप कहेंगे पछुआ पवन है, ये पछुआ है। और यहाँ पर क्या है? ये ध्रुवीय पवन है, ध्रुवीय पवन। ठीक है। यहाँ पर क्या है? ये भी व्यापारिक पवन है, बस क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है ना। इधर क्या है? ये देखो पछुआ पवन है, बस क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्या है? ध्रुवीय पवन है। ये आप जानते हैं ना। तो ये जो आप पढ़ते हो, ये पढ़ते हो कब कब? ये तब की कंडीशन है जब सूर्य की सीधी किरण कहाँ पर हो? विषुवत रेखा पर हो, तब ये कहानी रहेगी। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि सूर्य की सीधी किरणें सिर्फ विषुवत रेखा पर सीधी पड़े, ये उत्तर दक्षिण की ओर शिफ्ट करेंगी। तो पहले आप इसको इमेजिन कर लो, यहाँ पर भर लो। ये विषुवत रेखीय क्षेत्र में ये क्या है? आप कहेंगे व्यापारिक पवन है। यहाँ पर क्या है? ये पछुआ पवन है। और यहाँ पर क्या है? ये आप कहेंगे ध्रुवीय पवन है। इसी प्रकार से नीचे भी ये व्यापारिक पवन है। बहुत ध्यान से सोचिएगा, सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है। ये क्या है? ध्रुवीय पवन है।
यही तो हमने बनाया है, जो ये है वही ये है, सेम है ये। तो ये तब की कहानी है जब सूर्य की सीधी किरण विषुवत रेखा पर है, यानी कि निम्न वायु दाब की पेटी, विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी कहां पर है? 0 डिग्री पर है। हाई प्रेशर 30 पर है, लो प्रेशर 60 पर है। ये बात तो समझ में आ रही है, पहले से समझते हैं आप। लेकिन ऐसी कंडीशन हमने बार बार कहा कि ये तब है जब सूर्य की सीधी किरण कहां है? विषुवत रेखा पर है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर जब होगा तो वहां पर हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, तो लो प्रेशर यहीं बनेगा। जहां हाईएस्ट टेम्परेचर वहां लो प्रेशर। तो जब यहीं पर विषुवत रेखा, यहीं पर विषुवत रेखीय क्षेत्र में, इसी को हम कहेंगे ITCZ, ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, यही तो होगा तब। तापीय विषुवत रेखा कहिए, ITCZ कहिए, डोल्ड्रम कहिए, सब यहीं पर है। यहीं पर दोनों हवाएं आके ऐसे ऐसे आती हैं, मिलती हैं, ऊपर उड़ जाती हैं, फिर ऐसे जाती हैं, गिरती हैं, फिर नीचे आती हैं, मिलती हैं, ऐसे होता है। यही तो है ना। ये तो हो गई सिंपल कहानी। कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि सूर्य के भ्रामक, भ्रामक लिखता हूं, भ्रामक इसलिए क्योंकि वास्तव में सूर्य का उत्तरायण होता नहीं है। पृथ्वी अपने एक्सेस पर झुकी हुई है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इसके कारण कभी क्या होगा, कभी मकर कर्क रेखा सामने आएगी और कभी क्या होगा, मकर रेखा सामने आएगी। यही तो होगा ना। तो अब देखिए, तो सूर्य के भ्रामक उत्तरायण होने के कारण, सूर्य के भ्रामक उत्तरायण होने के कारण क्या होता है? तापीय विषुवत रेखा, तापीय विषुवत रेखा। अब तापीय विषुवत रेखा क्या है? आप जानते हैं, जहां हाईएस्ट टेम्परेचर हो, और वही होगा जहां सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी। तो सूर्य के भ्रामक उत्तरायण होने के कारण तापीय विषुवत रेखा का भी उत्तरायण होगा, नॉर्थ की ओर शिफ्ट होगा। और जाहिर सी बात है कि अगर तापीय विषुवत रेखा उत्तर की ओर शिफ्ट हो रही है तो इसका मतलब दाब कटिबंध, यानी दाब पेटियों का भी उत्तरायण होगा कि नहीं होगा? ये भी उत्तरायण हो जाएगा। और दाब पेटियों का उत्तरायण होगा मेरे दोस्तों, तो पवन पेटियों का भी क्या होगा? उत्तरायण होगा। इसीलिए हमने कहा कि इन तीनों में संबंध है। इसका भी उत्तरायण होगा, इसका भी उत्तरायण होगा, और इसका भी उत्तरायण होगा। प्रश्न उठता है कितना होगा, कितना उत्तर की ओर जाएगा, कितना दक्षिण की ओर जाएगा? लेकिन सूर्य की सीधी किरणें तो कर्क रेखा तक जाती हैं और दक्षिण में मकर रेखा तक जाती हैं। तो क्या ये सारी पेटियां 23.5 डिग्री तक चली जाएंगी? आप कहेंगे नहीं, सूर्य की सीधी किरण तो कर्क रेखा तक जाती है ना, फिर लौटने लगती है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर हमने कहा था कि 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री के आसपास होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, अब इसको समझिए। ये तब की कहानी है जब सूर्य की सीधी किरण कहां हो? कर्क रेखा पर, यानी सन वर्टिकल ऑन कैंसर लाइन, कर्क रेखा पर पड़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पहुंच गई, तो जो ये विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी है, या जो ICTZ है, क्या ये यहीं पर बना रहेगा? नहीं, आप कहेंगे तापमान जहां अधिक होगा वहां पर जाएगी, ये खिसक जाएगी ऊपर की ओर। तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा। देखो, जो ये 30 डिग्री पर है ना, ध्यान सुनिएगा, ये 30 डिग्री पर है, ये पहुंच जाएगा 15 डिग्री पर। ये कहां पहुंच जाएगा? 15 डिग्री पर।
और जो 30 वाली है ये पहुंच जाएगी कहाँ पर? 45 डिग्री पर। खोपड़ी खोल के रखिएगा, ये मैजिक होने जा रहा है। ये पहुंच जाएगी। और जो 60 वाली है, जो 60 वाली है ये कहाँ पहुंच जाएगी? आप कहेंगे जाहिर सी बात है कि ये 75 पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो हम एक काम ना कर लें तो फिर हम इसको मिटा ही दें। इसकी हमें कोई ज़रूरत ही तो नहीं है। इसकी हमें क्या ज़रूरत है भाई? इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहेंगे ज़रूरत नहीं तो इसको ही मिटा दीजिए। अरे इसको कैसे मिटा देंगे? ये तो भौगोलिक विषुवत रेखा है ना, वो तो वहीं पर रहेगी 0 डिग्री पर। हमें पेटियों को खिसकाना है ना। देखो ध्यान से। अब जो यहाँ पर ये तापीय विषुवत रेखा थी, वो तापीय विषुवत रेखा कहाँ पहुंच गई? ITCZ आ गया 15 डिग्री पर। जो ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब था, ये आ गया कहाँ पर? 45 डिग्री पर। जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब था, ये कहाँ पर आ गया? 75 डिग्री, सॉरी, ये क्या हो जाएगा? ये लो प्रेशर की बेल्ट यहाँ आ जाएगी और यहाँ तो हाई रहेगा। बस इसमें क्या है, इसका एरिया थोड़ा कम हो गया। जो 60 से 90 था, अब ये 75 से 90 हो गया। ठीक है, कितना सिंपल सा है यार। अब देखो, चला दो विंड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, विंड चलेगी। इसमें क्या है, ये हो जाएगी व्यापारिक पवन, ये हो जाएगी पछुआ पवन, ये हो जाएगी ध्रुवीय पवन। कुछ खोपड़ी खुली? क्या खुला? देख क्या रहे हैं आप? देख रहे हैं ये, इन पवनों के पैटर्न को देखो आप। जब सूर्य की सीधी किरण कर्क रेखा पर पड़ रही होती है, तब हवाओं को देखो। जो व्यापारिक पवन चल रही थी 30 से लेके 0 डिग्री के बीच में, अब वो चल रही है 45 से लेके 15 डिग्री के बीच में। वो पूरा पूरा बेल्ट ही खिसक गया ऊपर। जो पछुआ पवन चल रही थी 30 से लेकर के 60 डिग्री के बीच में, वो पछुआ पवन अब चल रही है 45 से लेके 75 के बीच में। ठीक है, जो ध्रुवीय पवन चल रही थी 60 से लेके 90 के बीच में, अब वो चले गई कहाँ? 75 से लेके 90 के बीच में। यानी सारी पेटियां 15-15 डिग्री क्या हो गई? शिफ्ट हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सूर्य का क्या हुआ है? उत्तरायण हुआ है। कहाँ पर? कर्क रेखा की ओर। तो सारी बेल्ट को भी लेके चला गया, क्योंकि जैसे ही तापीय विषुवत रेखा खिसकेगी ये वाली बेल्ट, ये जैसे 15 पे आएगी तो सब 15-15 ऊपर उत्तर की ओर चले जाएंगे। तो अब आपके मन में एक भ्रम आ गया कि ये क्या होगा फिर, ये वाला हिस्सा जो है यहां पर क्या कहानी? यानी 0 से 15 के बीच में तब कौन सी पवन चलेगी? ये तो खाली हो रहा है सर। तो होने दो खाली, क्या फर्क पड़ता है? यानी कि ये 15 डिग्री, ये सारा क्या है, 15 डिग्री नॉर्थ की ओर शिफ्ट हो गया। सेम यही कंडीशन, ये कब की कहानी है? ये तब की कहानी है जब सूर्य की सीधी किरण इक्वेटर पर है। अब आप लोग थोड़ा सा हमको कमेंट करके बताओ, इतनी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट करो, और समझ पाए तो भी बताओ हमें, जल्दी से पहले बताओ, तो फिर हम आगे बढ़ें। और जब समझ पाए होगे तो हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, और उस सवाल का जवाब अगर आपने दे दिया तो समझ लीजिए कि पप्पू पास हो गया, है ना? आजकल ये हो भी रहा है। जल्दी बताओ। आप करके लाना।
खोल कर। ओके, अगर समझ गए हैं तो हमें एक जवाब दे दीजिए। आप हमें जवाब दे दीजिए, जवाब दीजिएगा हमें। सूर्य का उत्तरायण हो गया, मान लो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें चमक रही हैं, ठीक है। तो मान लो कि एक शीतकाल की कहानी है, यही समझना है और कुछ है नहीं। मान लो शीतकाल है और मान लो ग्रीष्म काल है। अपने अपने यहाँ के हिसाब से समझिएगा। अपने यहाँ मान लो गर्मी का काल है और शीतकाल है, और अक्षांश आपको लेना है 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री का पैटर्न देखना है आपको। 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री का पैटर्न बताओ, ध्यान से बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करना। शीतकाल और ग्रीष्मकाल, ये दो समय है, और अक्षांश क्या है 30 से लेके 45 के बीच में। गर्मियों में क्या है, और सॉरी ठंडी में क्या है और गर्मी में क्या है, यानी ग्रीष्म अनांत के समय क्या है और शीत अनांत के समय क्या है। जल्दी बताओ हमें, यहाँ पर कौन सी पवन है और यहाँ कौन सी पवन है, बताओ हमको। 30 से लेके 45 के बीच में, जल्दी बताओ, पवन में क्या परिवर्तन हुआ। और हम पूछ कहाँ रहे हैं, 30 से 45 के बीच में, 30 से लेके 45 के बीच में। देखो ये मान लो 45 है, ये मान लो 45 है, देखो है ना। अब बताओ इसमें, अब तो बता दो यार, अब क्या दिक्कत है, अब तो बता ही सकते हैं ना, जल्दी बताओ। इनमें क्या बदलाव दिख रहा है, हमारे यहाँ नहीं, हम 30-45 की बात पूछ रहे हैं। देखो ध्यान से, जनरली 30 से लेकर के 45 के बीच में कौन सी हवा चल रही, ध्यान सुना। ये मान लो शीतकाल का समय है, तो जनरली इसमें क्या चल रही है, 30 से लेके 45 के बीच में पछुआ चल रही है कि नहीं चल रही है, पछुआ चल रही है। मान लो ये ठंडी है, लेकिन गर्मियों में क्या होगा कि ये सारी पेटी खिसक जा रही है। जब सारी पेटी खिसक जाएगी, यानी व्यापारिक पवन कहां से कहां तक आ जाएगी, व्यापारिक पवन आ जाएगी 15 से लेके 45 के बीच में, यानी 30 से 45 के बीच में। मान लो कि हमने कहा कि यहां पर ये 30 है, यही तो समझना है। ये मान लो 30 है, तो 30 से 45 के बीच में अब क्या चल रही है, अब चल रही है व्यापारिक पवन गर्मियों में, और जाड़े में क्या चल रही है, पछुआ पवन। देखो 30 से 45 के बीच में पछुआ पवन चल रही है, लेकिन 15 डिग्री शिफ्ट हो जाने के कारण ये 30 से 45 वाले को बड़े अच्छे से समझना है। तभी आपके जो जो इस क्षेत्र में चाइना टाइप जलवायु, स्ट्रेपी जलवायु और भूमध्य सागरीय जलवायु, ये तीनों जलवायु प्रदेश 30 से 45 के बीच में मिलेंगे आपको आगे। तो इन्हीं में क्या है, वायु का पैटर्न ही पूरा चेंज हो जा रहा है, यानी ठंडी में वहां चलती है पछुआ पवन और गर्मियों में चलती है वहां व्यापारिक पवन। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि सारी प्रेशर बेल्ट का 15 डिग्री उत्तर की ओर उत्तरायण हो गया, सारी विंड की बेल्ट भी उत्तर की ओर शिफ्ट हो गई। समझ गए, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। अभी इसको समझाते हैं फिर से, इतना अभी इसको लेंगे। अभी हम आ जाते हैं यहां पर, शीत अयनांत की कहानी को हम लोग समझेंगे। शीत अयनांत की कहानी को हम समझते हैं, देखो ध्यान से। अब शीत अयनांत का मतलब है कि अब यहां से यहां तक ले लो, दक्षिण में ले लो। मान लो कि सूर्य की सीधी किरण पहुंच गई कहां पर, सूर्य की सीधी किरण पहुंच गई मकर रेखा पर, और मकर रेखा पर है तो सारी बेल्ट दक्षिण की ओर शिफ्ट होंगी कि नहीं होंगी, शिफ्ट होंगी, बिल्कुल शिफ्ट होंगी। तो जो 0 डिग्री है ये आ जाएगा 15 डिग्री पर, इधर लिखते 15 डिग्री, इधर तो लिखा हुआ है वो वाला, ठीक है, 15 डिग्री पर आ गया। जो 30 वाला है ये कहाँ पहुंच जाएगा,
आप कहेंगे 45 पे पहुंच जाएगा, और जो 60 वाला है वो 75 पे पहुंच जाएगा। क्लियर? तो इसको क्या करते हैं, हम मिटा ही देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। जैसे उत्तर में किए वैसे दक्षिण में कर देते हैं। ठीक है, तो अब तापीय विषुवत रेखीय जो जो रेखा है यहां आ गई, तो जाहिर सी बात है कि ये जो ITCZ है या विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी अब कहां आ गई, 15 डिग्री दक्षिण में आ गई। ये जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी हाई प्रेशर की बेल्ट है वो 45 पे आ गई, जैसे देखो उत्तरायण हुआ था। और जो उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी है वो आ जाएगी 75 पे, और यहाँ पर तो हाई प्रेशर रहेगा ही, क्योंकि ध्रुव पे तो ठंडा रहेगा ही रहेगा। बस कुछ नहीं करना, पैटर्न चेंज कर दो खाली, बस क्या करना है, हमें डाल देना है एंटी क्लॉकवाइज, और कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान से, ये कहां से कहां तक पहुंच गई। आप कहोगे 45 से लेके 15 डिग्री के बीच में ये व्यापारिक पवन चलने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। पछुआ आ जाएगी 45 से लेके 75 के बीच में, और ध्रुवीय पवन आ जाएगी 90 से लेके 75 के बीच में। कमेंट करते रहना बिना पूछे, क्लियर हो रहा है कि नहीं हुआ। तो देखो, ये ग्रीष्म अयनांत की कंडीशन है और ये शीत अयनांत की कंडीशन है। कहां कठिन है, कुछ कठिन लगा नहीं। और ये सबसे टफ चीज बता रहे हैं आपको, किताब से पढ़ पढ़ के आप शहीद हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा। और कहीं पर 20 डिग्री खिसका रहा है कोई, कोई 10 डिग्री खिसका रहा है, कोई 18 डिग्री खिसका दे रहा है। तो हम सबने बीच का रास्ता निकाला, हमने कहा चलो ना तुम्हारा 20 ना हमारा 10, बीच में 15 डिग्री खिसका दो। ओके, अब खेल आपको हल्का सा हिंट दे देते हैं, समझना इतना ही था, इतना ही समझना था कि सूर्य जब दक्षिणायन होगा तो 15-15 नीचे आएंगे सर, उत्तरायण होगा तो 15-15 ऊपर जाएंगे, समझना इतना ही था। लेकिन यहां पर आपको एक हिंट दे दे रहे हैं, अगर इसको नहीं समझोगे ना तो अभी जो आप पढ़ रहे थे ना, कौन सा रेमल एक चक्रवात आया था, रेमल साइक्लोन आया था कि नहीं आया था, तो जो इस तरह के पश्चिम बंगाल में, जापान सागर में, दक्षिणी चीन सागर में, कैरिबियन सागर में, ऑस्ट्रेलिया के करीब जो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन भी आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप थोड़ी सी हिंट को यहां नहीं समझोगे। तो थोड़ी सी हिंट दे करके हम आगे बढ़ जाएंगे, समझो ध्यान से। होगा ये कि जाहिर सी बात है कि अगर जीरो वाली विषुवत, जो जीरो वाला जो लो प्रेशर है, यानी विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट अगर 15 डिग्री पर जा रहा है, तो ये सारी पेटियां भी तो उत्तर की ओर सब खिसक रही हैं कि नहीं खिसक रही। तो जो आप देख रहे हो ये 30 डिग्री पर, ये 30 डिग्री कहां पर आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 15 डिग्री पर। बस इसको केवल एक ही समझना, बस ज्यादा नहीं समझना है, एक ही समझना। यानी कि पूरा लेना तो हमें 30 डिग्री होगा ना, तो दक्षिणी गोलार्ध जब जब सूर्य की सीधी किरण कर्क रेखा पर है तो दक्षिणी गोलार्ध पर भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा, सारा उत्तर की ओर जाएगा। तो जो ये 30 था वो 15 पे आ जाएगा, और जो 0 पे था वो 15 पे चला गया उत्तर में। ये वाली बेल्ट जो हम कहेंगे, यानी जो ये हाई प्रेशर की बेल्ट थी, वो कहां पर आ गई, वो यहां पर आ गई, यानी हाई प्रेशर की बेल्ट यहां पर आ गई, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा हूं, ये खिसक के उत्तर की ओर आ गई। तो 15 से लेके 15 के बीच में ये कहानी क्या है, आप कहेंगे यही जो ट्रेड विंड है, अब तो इसी में यही ट्रेड विंड, देखो ना 30 से लेके 0 के बीच में ट्रेड विंड चल रही है दक्षिण वाली,
सोचना कब है? सोचना है जब सूर्य की सीधी ग्रीस मैदान की कंडीशन है, ये सारा कुछ चल रहा है। तो क्या ये खाली है सब? खाली तो नहीं है। तो आप कहेंगे कि जब 15 जो जो 0 से 30 पे था वो 15 से 45 चला गया, तो जो नीचे का 30 से 0 था वो कहां जाएगा? 15 से 15। यही तो होगा ना। अब देखिए, इसकी कहानी बड़ी मजेदार है यार, देखो ध्यान से। अब क्या होगा, ये तो भौगोलिक विषुवत रेखा है, ये तो अपनी जगह पर है। इमेजिन करो कि ये विषुवत रेखा है। देखो, तो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं चलती हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये 15 डिग्री तो ये ऐसे आएगी, ये 15 डिग्री ऐसे आएगी, लेकिन चलना है इसको 30 डिग्री, 15 से 15 के बीच में चलेगा ना। लेकिन बीच में आ गया विषुवत रेखा, विषुवत रेखा आ गया तो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं ओर मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ेंगी। ये देखो, ये पूरी व्यापारिक पवन है, ये ऐसे आके ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे आके ऐसे मुड़ेगी, दाहिनी ओर मुड़ेगी। और यहां पर चल रही है क्या? ऊपर देखो, ऊपर वाली व्यापारिक पवन यहां आ रही है 45 से लेके 30 के बीच में। अब हो गया दोनों का आमना सामना इस लाइन पर, क्योंकि आईटीसी जेड तो अब यहां पर आ गया ना। ये क्या है? आईटीसी जेड यहां आ गया, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन तो यहां आ गया। मतलब कहानी कुछ इस तरह की है, देखो ध्यान से। हमने कहा कि ये विषुवत रेखा है और यहां पर ये मान लो 15 डिग्री है और ये मान लो 15 डिग्री यहां पर है, यही तो है ना। यहां पर चल रही है व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध वाली, जो 45 से 15 के बीच में चल रही है। अब दक्षिणी गोलार्ध वाली जो व्यापारिक पवन है, अब ये चलेगी 15 से 15 के बीच में, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगी इस तरह से 15 डिग्री। अब 15 इसको और जाना है, क्योंकि आईटीसीजेड तो यहां पर आ गया ना, आईटीसीजेड यहां पर आ गया। ये अब यहां लो प्रेशर बना हुआ है, देखो। तो ये क्या होगा, 15 इसको और चलना है, लेकिन विषुवत रेखा को क्रॉस कर रही है। और जैसे ही कोई भी हवा दक्षिण उत्तरी गोलार्ध में जाएगी, वो अपने दाईं ओर कोरियालिस इफेक्ट काम करेगा, तो ये इधर की ओर क्या होगी, ऐसे मूव कर जाएगी। और जब मूव कर जाएगी तो ये हवा इधर से आ रही है, दोनों व्यापारिक पवनें आपस में क्या हो गई, टकरा गई। और जब टकरा गई, जैसे आप देखते होंगे कि जो सीरियल आते हैं और देवी देवताओं वाले सीरियल वाले, अगर लक्ष्मी जी का सीरियल बनाएंगे तो उस सीरियल में सबसे सुपर देवी कौन रहेंगी? लक्ष्मी ही रहेंगी। फिर सब, फिर उनके, फिर ब्रह्मा जी भी उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे और विष्णु भी और शंकर जी सब सब नतमस्तक हैं। मतलब सीरियल वाला जिसके नाम से सीरियल बनाएगा, अगर बनाएगा दुर्गा जी के नाम पर तो दुर्गा जी सुपर देवी हो जाएंगे, फिर उनके नीचे सब हैं। अगर ओम नमः शिवाय आएगा तो शंकर जी के नीचे सब हैं। ये भी बड़ा खेल चलता है। खैर, मैं क्या कह रहा हूं, सीरियल में देखे होंगे उड़ते उड़ते आता है, एक तरफ से देव आते हैं, एक तरफ से क्या कहते हैं, राक्षस। और राक्षस कौन है? अभी बता दूंगा पूरी हिस्ट्री इसकी, तो आपके दिमाग खुल जाएंगे। राक्षस वाक्षस कोई नहीं होता है। जो ये भारतीय मूल के लोग साउथ इंडिया में जो रहते हैं, सब जो ये द्रविड़ ये सब जो है, ये यही सब मूल इंडियन हैं। और जो आर्यों का जब आर्यीकरण हुआ, जब आर्य लोग बाहर से आए, तो वो अपने आप को दिखाते थे सब कि हम ज़्यादा सभ्य हैं, और यहाँ के लोग जो मूल रूप से रहने वाले थे वो असभ्य उनको मान लिया गया। तो उन्हीं की आपस में जो लड़ाई होती थी, उसी को देव और दानव बता दिया गया, बस इतना ही है। तो क्या होता था कि जैसे उड़ते उड़ते आते हैं, देखो सीरियल शूट कैसे करते हैं, वो उड़ते उड़ते आते हैं और उधर से एक उड़ते उड़ते आता है और दोनों के पंजे आपस में टकरा जाते हैं। और टकरा करके क्या होता है, ऐसे घुमाते हैं, सब पंजा टकराया हुआ और ऐसे घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। घुमाते कि नहीं घुमाते? अरे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई लव स्टोरी देख लो फिल्मों में। हीरो हीरोइन
हीरो दौड़ता जा रहा है, हीरोइन दौड़ती आ रही है, आपस में टकरा गए आसानी से, टकरा करके फिर क्या होगा, ऐसे हो जाएंगे और फिर होकर के क्या होगा, ऐसे कुछ देर तक घुमाएगा, ऐसे से वो एक दूसरे को देख रहे हैं ऐसे, और ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो वहीं पर ये कहानी है, ऐसे ही समझो। देखो क्या होगा कि जैसे ही ये हवाएं दोनों आमने सामने आती हैं, यानी एक हवा इधर से आई और एक हवा इधर से गई, दोनों टकराती हैं, तो यहीं पर बन जाता है साइक्लोन। ये हवा ऐसे यहाँ पर घूमने लगती है, ऐसे घूमने लगती है, तो इसी को कहते हैं साइक्लोन, चक्रवात यही है। तो इसीलिए चक्रवात कभी भी 0 डिग्री पर नहीं बन सकता। 0 डिग्री पर डोलड्रम बन जाता है, हवाएं ऐसे आती हैं, टकरा के ऊपर चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल आमने सामने की टक्कर हो रही है, दोनों व्यापारिक पवनें आती हैं, टकरा करके ऐसे टकराती हैं और ऐसे घूमने लगती हैं, ऐसे घूमने लगती हैं, तो ये क्या बन जाता है, साइक्लोन। तो अक्सर देखते होंगे 15 डिग्री या यही 5 के ऊपर ही बनेगा, नीचे नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर कई सारी कंडीशन है। एक तो वहां पर कोरियालिस इफेक्ट नहीं है जो घुमाए हवा को, और डोलड्रम की कहानी होती है, इसलिए चक्रवात नहीं बनेगा। लेकिन चक्रवात हमेशा ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा। तो ये आगे जब टॉपिक पढ़ाएंगे हम चक्रवात, तो वहां पर आपको समझाएंगे, ठीक है। तो ये चक्रवात ऐसे बनता है, और यही चक्रवात आपको सिखाएंगे, यही चक्रवात बनेगा पॉकेट्स में। तो कैसे, हमने कहा कि सूर्य का जब उत्तरायण होता है तो सारी पेटियां उत्तर 15 डिग्री, और दक्षिणायन होता है तो 15 डिग्री सारी दक्षिण की ओर जाती है। ये दो बातें क्लियर हो गई। अब चलते हैं, बड़ी मजेदार टॉपिक एक है, ये देखो, इसको समझो, आ जाओ। तो अब हम टॉपिक देखेंगे वायुमंडलीय आर्द्रता, यानी एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, इसको समझो। तीन तरह की ह्यूमिडिटी है, पहले इसको समझ लो। निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं इसको। एक है विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और एक है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता। ज्योग्राफी में हमको यही इस पर फोकस करना है, सापेक्ष आर्द्रता पर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर। बाकी लेकिन समझना सबको है, तो ह्यूमिडिटी क्या होती है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ह्यूमिडिटी क्या होती है इसको समझो। तो हम कह सकते हैं कि जलवाष्प में, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। देखो ध्यान से, आर्द्रता का मतलब होता है वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि 1 केजी आप एयर ले लीजिए, और उस एयर में देखा हमने कि 50 ग्राम क्या है, पानी है, जो वाटर वेपर के रूप में है, निचोड़ा उसको तो निकला, तो हम कहेंगे कि इसका मतलब इसकी ह्यूमिडिटी कितनी है, 50 है, 50 ग्राम है। यानी कि एयर में कितना कंटेंट वाटर का है, दैट इज ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब ये ह्यूमिडिटी जो होती है ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है निरपेक्ष आर्द्रता, एक है विशिष्ट आर्द्रता, और एक है सापेक्ष आर्द्रता। तो सबसे पहले हम समझते हैं निरपेक्ष आर्द्रता को, कि ये निरपेक्ष आर्द्रता वास्तव में होती क्या है, समझो ध्यान से। हम इसको कहते हैं कि आयतन के आधार पर हम निकालने की कोशिश करते हैं, आयतन के आधार पर क्या करते हैं, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। यानी हम कहेंगे कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटे वायु का आयतन। इसका मतलब होता है कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटे
वायु का आयतन, इसको हम कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। अब इसको समझाने की कोशिश करते हैं, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लो हम सरफेस पे हैं, क्या कर रहे हो भाई, मान लो सरफेस पे हैं, ये सरफेस है, ये सतह है, और इस सतह पर मान लो आपने एक निश्चित ऊंचाई ले लिया, मान लो कि सतह से आपने 5 मीटर की ऊंचाई ले लिया, ये 5 मीटर की ऊंचाई ले लिया और इतना एरिया ले लिया, ये तो एक आयतन हो गया कि नहीं हो गया, एक वॉल्यूम है कि नहीं, ये वॉल्यूम हो गया, आयतन हो गया। अब इसमें हमने कहा कि ये वायु है, ये वायु है, दूरी कितना कितना ऊंचाई लिया है हमने, 5 मीटर, 5 मीटर की ऊंचाई तक हमने देखा एक एरिया या एक कमरा। आप इमेजिन करो कि आपका एक कमरा है, अपने एक कमरे को देखो ध्यान से, और उस कमरे में सोचो कि वायु तो होगी, और उस वायु में कुछ ना कुछ आर्द्रता भी होगी, नमी होगी। हालांकि नमी शब्द जब हम बोलते हैं तो नमी में और भी सारी चीजें आ जाती हैं, इसमें केवल जलवाष्प की बात होती है, यानी कि जब केवल जलवाष्प की बात करें हम वायुमंडल में, तब वो ह्यूमिडिटी कहलाती है। और नमी में जलवाष्प के साथ साथ और भी जो जल होते हैं उन सबको शामिल कर लिया जाता है। खैर आप जलवाष्प को सीखो, केवल ह्यूमिडिटी जानो। तो क्या होता है कि अब ये हमने एक आयतन ले लिया और इसमें हमने देखा कि कितनी वायु है। इस वायु में मान लो हमने कहा कि इसमें 50 ग्राम जलवाष्प है, 50 ग्राम जलवाष्प है, और ये आयतन कुछ भी है, ये आयतन जो है इसका वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम मान लो x है, वॉल्यूम मान लो x है। तो हमने कहा कि इतने स्क्वायर किलो में या इतने स्क्वायर मीटर एरिया में 50 ग्राम जल है, तो निरपेक्ष आर्द्रता निकाल लिया हमने, बात सही है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि आयतन पर जब हम आर्द्रता को निकालने जाते हैं तब हमें बड़ी मुश्किल हो जाती है, सटीक जानकारी नहीं मिलती है। क्यों? अब इतने ही एक्स वायु को, इतने ही आयतन को छोड़ दो ऊपर की ओर, ये वायु कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। मान लो आरोहण हो रहा है, तो जब आरोहण होता है तो वायुमंडल कैसा होता जा रहा है? विरल होता जा रहा है। ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल विरल हो रहा है, नीचे की ओर आने पर वायुमंडल सघन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ सघन वायुमंडल है, तो वायु सिकुड़ी हुई है, संकुचित है। जैसे ये वायु ऊपर जाएगी हो सकता है कि इसका आयतन बढ़ करके इतना हो जाए, इसका ये आयतन क्या हो गया? अधिक हो गया। देखो आयतन इसका मान लो x प्लस हो गया, और आप 50 ग्राम इसको कांस्टेंट ले लो पानी, मान लो कि यहाँ 50 ग्राम, अब हम इसमें कांस्टेंट कर दिए, उसमें हम कोई भी आर्द्रता यानी कि जलवाष्प अब बढ़ा नहीं रहे, 50 ग्राम को ही ले लो। यही 50 ग्राम इतने एरिया में है, और जब ये वायु ऊपर चली गई तो जाहिर सी बात है कि वायु का क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, वायु फैलती है, क्योंकि विरल वायुमंडल उसको एरिया मिलती है तो वो वायु फैलती है, तो आयतन क्या हुआ? बढ़ गया। तो अब अगर हमने कहा कि यहां पर 50 दिखा रहा है, तो ये 50 दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। ये क्या होगा? इसमें आर्द्रता, आर्द्रता इसमें कम हो जाएगा, 50 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आयतन बढ़ गया। ये देखो, उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटे वायु का आयतन है ना, वही उतनी ही वायु जो नीचे सरफेस पर इतने एरिया में थी, अब वो जो इधर गई तो इतने एरिया में हो गई, फैल गया, इतना आयतन बढ़ गया। और हमने जलवाष्प की मात्रा तो बदली ही नहीं, जलवाष्प की मात्रा हमने उतना ही रखा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, पानी हमने डाला ही नहीं, और तब भी जलवाष्प जो, तब भी जो आर्द्रता क्या है? घटती दिखाई दे रही है। इसका मतलब आर्द्रता मापन की ये अच्छी विधि नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा कि चूंकि वायु का आरोहण होता है, इसलिए आरोहण होने पर वायु का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाता है, और जलवाष्प की मात्रा में बिना कोई परिवर्तन किए
आर्द्रता में कमी या वृद्धि दिखाई देती है या आर्द्रता में कमी हो जाती है। भाई कमी वृद्धि कब होनी चाहिए? जब हम जलवाष्प को बढ़ाएं या घटाएं। हमने जलवाष्प तो घटाया ही नहीं, 50 ही रखा, लेकिन चूंकि आयतन बढ़ गया तो आयतन जब बढ़ जाएगा तो आर्द्रता अपने आप कम दिखाई देगी। तो बिना जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तन किए केवल वायु के आरोहण हो जाने के कारण आर्द्रता में अंतर आ जाता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये आर्द्रता मापन की विधि अच्छी नहीं है। हाँ, ये अच्छी हो सकती है कहां पर? जब हम सरफेस पर एक निश्चित ऊंचाई ले लें, तब के लिए ठीक है। लेकिन चूंकि वायु एक जगह स्थिर तो रहेगी नहीं, उसका आरोहण अवरोहण तो होगा ही होगा। तो हम जलवाष्प की मात्रा बदल नहीं रहे, आर्द्रता बदल जा रही है। इसका मतलब ये आर्द्रता मापन की अच्छी विधि नहीं। क्लियर हो गया? अब दूसरा देखिए, दूसरा है विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब ये क्या है? देखो, वर्षा कराने की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। विशिष्ट आर्द्रता क्या होता है? तो इसमें सुधार किया गया। आगे ये तो बेकार है। इसमें क्या किया गया, इसका फार्मूला अगर देखेंगे तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटे 1 kg वायु। अब क्या, या हम कह सकते हैं 1000 ग्राम वायु। अब देखो, इसको समझो। क्या कहा गया कि 1 किलो वायु ले लो, 1 किलो वायु ले लो, एयर ले लो, और उसमें निकालो पानी कितना है। आप मान लो पानी निकाला 50 ग्राम, 50 ग्राम मान लो ये जलवाष्प है, और हमने क्या लिया है, मात्रा कितने लिया है, 1 किलो। अब हमें आयतन से कुछ लेना देना ही नहीं है, हमें 1 किलो वायु है। मान लो कि हम सतह पर खड़े हैं तो 1 किलो वायु इतना हो जाएगा, बहुत होगा, ऊपर चले जाएंगे तो इतना फैल जाएगा। लेकिन हमें 1 किलो वायु से ही मतलब, जितना हमने 1 किलो वायु लिया है वो चाहे जहां ले जाओ, चाहे फैले चाहे सिकुड़े, उससे मतलब हमको नहीं है। हमको मतलब सिर्फ इससे 1 किलो वायु से। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर हम कह रहे हैं कि यहां जमीन पर आर्द्रता 50 ग्राम है, अगर इसको 50 मीटर ऊपर लेकर चले जाओ तब भी 50 ग्राम ही रहेगा, क्योंकि हमें आयतन से कुछ लेना देना ही नहीं, हमें 1 किलो वायु से मतलब है, चाहे वो फैले चाहे सिकुड़े। तो आर्द्रता एकदम सटीक बनी रहेगी चाहे जहां लेके वायु को चले जाओ, तब तक जब तक जलवाष्प की मात्रा में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तब तक आर्द्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम पानी को घटाएंगे बढ़ाएंगे, जलवाष्प को घटाएं बढ़ाएंगे, तभी आर्द्रता में अंतर दिखाई देगा, नहीं तो अंतर नहीं रहेगा। मतलब इसका क्या है? मतलब यह है कि ये आर्द्रता मापन की सबसे अच्छी विधि हो सकती है, क्योंकि हम अलग अलग क्षेत्रों में जा सकते हैं। कोई ऊंचा होगा, हिमालय की चोटी पर चले जाएंगे तो वही 1 किलो वायु इतना हो जाएगी, इतने एरिया में फैल जाएगी। नीचे आएंगे तो इतना हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है हमें उससे, हमें मतलब है सिर्फ 1 किलो वायु से। तो 1 किलो वायु में कितना पानी है, दैट इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। क्या समझा आपने? तो हम कह सकते हैं कि आर्द्रता मापन की ये सबसे अच्छी विधि है, लेकिन हमें ज्योग्राफी में इसका यूज करना नहीं है। ज्योग्राफी में पढ़ना है हमें सापेक्ष आर्द्रता। तो इस सापेक्ष आर्द्रता को समझते हैं। तो क्या पहले आप लोग ये बताइए कि जो सापेक्ष आर्द्रता होती है उसमें एक शब्द लिखा हुआ है सापेक्ष। आर्द्रता क्या होती है उसको तो छोड़, आप जानते हैं। सापेक्ष क्या होता है? सापेक्ष का मतलब समझते हैं? इस दुनिया में हर चीज किसी ना किसी के सापेक्ष है। अगर आप कहते हो कि यार ये तो कितनी गोरी लड़की है, आपने कहा ये कितनी गोरी लड़की है या लड़का है, मान लो ऐसा बोला आपने,
तो ये शब्द कहां से आया? इसका मतलब काला भी होता होगा ना, काले के सापेक्ष गोरा होगा ना। अगर सब एक जैसे होते तो शायद आप ये बात ना कहते कि वो गोरा है या काला है। हमने कहा रात हो गई, तो किसके सापेक्ष? दिन के सापेक्ष डार्कनेस आ गई, तो रात हो गई। हमने कहा गर्मी है, तो गर्मी है तो किसके सापेक्ष? आप कहेंगे जाड़ा हम जानते हैं, तभी तो हम गर्मी का एहसास कर रहे हैं। तो हर चीज दुनिया में किसी ना किसी के सापेक्ष होता है। वो लंबा है, तो वो लंबा है तो क्या मतलब कि कोई नाटा भी होता होगा? नहीं। तो हर चीज दुनिया में किसी ना किसी के सापेक्ष है। यहां पर सापेक्ष आर्द्रता जो बात कर रहे हैं, ये वास्तव में तापमान के सापेक्ष है। टेम्परेचर के सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, इन्हीं सभी बातों को हम समझना है और बहुत ही व्यवहारिक समझाएंगे। थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन व्यवहारिक समझाने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाइएगा। चिंता ना करिए, चलते हैं सापेक्ष आर्द्रता को देखते हैं। देखो ध्यान से, कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पर। इन फार्मूलों को आप देखिए और अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या है। देखो, पहला लिखा हुआ है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। आरएच लिखा है तो आरएच का मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता। तो पहली बात आपको समझना है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जलवाष्प की मात्रा से समानुपातिक संबंध होता है। समानुपातिक संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब अगर हम कहें, देखो डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये होता है, मान लो ए है और इसके बीच में निशान लगा है बी है, ये दो बॉडी हो गई। इसका जब ये समानुपात का मतलब होता है, देखो ये समानुपात है, ये समानुपात है, कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसका मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो उसी अनुपात में ये भी बढ़ेगा, अगर ये घट रहा है तो इसी अनुपात में ये भी घटेगा। इस निशान का मतलब ये होता है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि सापेक्ष आर्द्रता का जलवाष्प की मात्रा से सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब अगर हम कह दें कि जलवाष्प की मात्रा बढ़ रही है तो सापेक्ष आर्द्रता भी बढ़ेगी। ये बात आप तो सिंपल सी बात है कि कोई भी आर्द्रता हो, अगर जलवाष्प बढ़ाते जाओगे तो आर्द्रता बढ़ती ही जाएगी, चाहे वो सापेक्ष हो, चाहे वो रिलेटिव क्या कहते हैं एब्सोल्यूट हो, चाहे वो स्पेसिफिक हो, कोई भी हो। ये तो सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात को समझिएगा, जलवाष्प की मात्रा से, ध्यान सुनिएगा, जलवाष्प की मात्रा से वायु द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता से उल्टा संबंध है। ये जो रिलेशन होता है इसको ऐसे लिखते हैं, मान लो ए है, मान लो बी है, ये उल्टा संबंध है, इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्स रिलेशन, क्रमानुपाती। यानी अगर ये बढ़ेगा तो ये उसी अनुपात में घटेगा, और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। तो यहां लिखा है जलवाष्प की मात्रा से वायु द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता से उल्टा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जलवाष्प की मात्रा बढ़ रही है वायु में, तो वायु के द्वारा ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? घटेगी। इसको समझो ऐसे, ऐसे समझो। मान लो कि आपकी क्षमता जो है 20 रोटी खाने की है। कितनी खाते हो आप? आपकी 20 रोटी खाने की क्षमता है। ये क्या है? क्षमता। तो क्षमता कब होगी? जब भी आप खाना खाते हो, जब आपका जो टाइम होगा, जो भूख लगती होगी तो खाना खाएंगे। मान लो पीक पर है, आपको पूरी भूख लगी है एकदम भयानक वाली, तो आपकी 20 रोटी खाने की क्षमता है, मान लो, ठीक है। अब आपको हमने क्या किया, एक रोटी दिया, क्षमता कितनी है? 20 की।
तो अब क्षमता कितनी हो जाएगी? 19। हमने फिर दिया एक रोटी, 2 रोटी दे दिया, तो आपकी क्षमता क्या होगी? 18 खाने की। हमने 3 दिया, आपकी 17 हो जाएगी खाने की। ऐसे करते 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 मान लो हमने दे दिया आपको 20 रोटी, तो आपकी क्षमता हो जाएगी 0। अब भैया नहीं खा सकते, हमारी क्षमता खत्म, हमारी क्षमता खत्म हो गई, अब हम रोटी खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारी रोटी ग्रहण करने की क्षमता थी अब वो समाप्त हो गई, हमको पूरा मिल गया। ये क्या कह रहा है? रोटी बढ़ाते जाइए तो ग्रहण करने की क्षमता क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। यानी जलवाष्प की मात्रा जैसे जैसे वायु में बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वायु के द्वारा ग्रहण करने की जो क्षमता होगी वो घटती चली जाएगी। इसलिए हमने कहा कि जलवाष्प की मात्रा अगर बढ़ेगी तो क्षमता घटेगी। मतलब ये बात सत्य है कि जलवाष्प की मात्रा से वायु द्वारा जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता से व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरी बात लिखी हुई है कि टेम्परेचर के साथ, ध्यान सुनिएगा, तापमान के साथ वायु के जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता का सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब ये क्या बला है? इसका मतलब ये है कि अगर तापमान में वृद्धि होगी तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी अधिक होगी। मतलब जैसे जैसे वायु गर्म होती जाएगी तापमान वायु का बढ़ेगा, पानी सोखने की, जलवाष्प को ग्रहण करने की उसकी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। जैसे मान लो हमने कहा कि आप दिन में 12 बजे खाना खाते हो। कितना खाते हो? 20 रोटी खाते हो मान लो। तो आपकी जो क्षमता है वो 20 की है और वो कब होती है? तो आप कहते हैं दोपहर के 12 बजे होती है। और आप बैठे हैं सुबह, मान लो कि 9 बज रहा है, 9 बज रहा है, आराम से बैठे हैं। जैसे जैसे समय इधर की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी क्षमता भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये क्षमता कब होती है? 12 बजे दोपहर में होती है। ऐसा थोड़ी कि सुबह ही 20 रोटी खाने की क्षमता आ गई हमारे अंदर। जैसे जैसे समय बीतेगा यानी कि तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्षमता भी क्या होगी वायु की? ग्रहण करने की बढ़ती जाएगी। ठंडी वायु थोड़ी पानी सोख लेगी। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाएगी वैसे वैसे उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आ रहा है? फिर देखिए फिर कह रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो सापेक्ष आर्द्रता के साथ इसका उल्टा संबंध बन जाएगा, व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है। मतलब अगर तापमान बढ़ेगा तो सापेक्ष आर्द्रता घटेगी और अगर तापमान घटेगा तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ेगी। इस फार्मूले को केवल दिमाग में रखिएगा बस। अब इसको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, देखो समझो, फिर से समझाते हैं। उल्टा चलो, अब उल्टा चलो। हमने कहा तापमान अगर बढ़ा, तापमान से बढ़ने पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है। तापमान बढ़ने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी सॉरी तापमान बढ़ने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटती है। क्यों? देखो ध्यान से, तापमान बढ़ा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटी। क्यों? क्योंकि तापमान अगर बढ़ा तो ग्रहण करने की क्षमता बढ़ी। तापमान बढ़ा तो ग्रहण करने की क्षमता बढ़ी और ग्रहण करने की क्षमता अगर बढ़ी इसका मतलब कि ये उल्टा संबंध है। इसका मतलब जलवाष्प की मात्रा घटी। अगर ये बढ़ा तो ये घटा और जलवाष्प की मात्रा अगर घटी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हुई? घटी। उलझ तो नहीं रहे ना? बहुत सिंपल सा है यार। फिर से देखो, तापमान बढ़ा
तो सापेक्ष आर्द्रता घटी। क्यों? क्योंकि तापमान अगर बढ़ा तो क्षमता उसकी बढ़ी, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ी, और क्षमता बढ़ी इसका मतलब जलवाष्प घटा, और जलवाष्प घटा मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटी। तो हम कह सकते हैं तापमान और इनके बीच में इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? अभी समझाता हूं आपको। अभी समझा, ऐसा कौन सी चीज है कि जो समझाई ना जा सके? नहीं समझ पाए? लिख के बताओ। देखो ध्यान से, यहां पर हमको क्या करना है, अभी हमने कुछ चीजें इसमें डालनी है कि यहां पर क्या करना है। यहां पर आपको जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता है और ये मात्रा है। यहां पर क्या कर देंगे, हम मात्रा को कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है ना। तो आइए इससे समझाने की कोशिश करते हैं, इससे समझ में आ जाएगा आपको। समझ, एक चार्ट बना हुआ है और क्या क्या लिखा हुआ है, तापमान लिखा हुआ है। तापमान मतलब वायु का तापमान, वायु का तापमान, और यहाँ जलवाष्प की मात्रा है, और ये क्षमता है, और ये सापेक्ष आर्द्रता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। देखो, अगर मैं आपसे कहूं, अब आप लोग बताते जाओ खटाखट, कमेंट बॉक्स पे उंगली रखो और तेजी से टाइप करना। ध्यान सुनो, जलवाष्प की मात्रा को मान लो हम 25 ग्राम कांस्टेंट कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं। कितना ले लिया हमने? 25, 25 ले लिया, और मात्रा हमने कांस्टेंट मतलब पानी कितना है? 25, और वायु का मैक्सिमम टेम्परेचर हम 20 डिग्री लेते हैं। कितना? 20 डिग्री। समझो ध्यान से, बहुत फोकस करके समझना, कभी जीवन में नहीं भूलेगा। समझो ध्यान से, हम वायु का तापमान 20 डिग्री ले लेते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मैक्सिमम टेम्परेचर मान लो वायु का। और जलवाष्प कितना, मात्रा कितना फिक्स कर दिया हमने? 25 हमने कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया। अब इसी पर समझ में आ जाएगा आपको। देखो, वायु का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये मैक्सिमम है, ये मैक्स है, ये मैक्स लिख दो हम, या मैक्सिमम लिख दे रहे हैं, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। और मात्रा, और तो जाहिर सी बात है कि इसकी क्षमता कितनी होगी। सिंपल सी बात है यार, जब मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया वायु का, क्षमता भी तो मैक्सिमम होगी। क्षमता कितनी हो जाएगी? 100 नहीं होगा? क्षमता कितनी है? 100%। दोपहर के 12 बज गया, अब 20 रोटी खाने की हमारी क्षमता है मैक्सिमम, तो वो 20 रोटी खाने की क्षमता कब होगी? जब दोपहर का 12 बजेगा। यानी वायु की मैक्सिमम क्षमता कब होगी? आप कहेंगे जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर पर वायु है। देखो इस समय, देखो वायु जब गर्म होती है, वर्तमान में क्या है, अभी इसमें नमी नहीं है, सूखी वायु है, बहुत गर्म रहती है। अप्रैल में, मई में, मई महीने में, यानी मानसून आने से पहले क्या होता है, वायु बहुत गर्म होती है और एकदम ड्राई होती है, शुष्क होती है, उसमें जल नहीं होता है, जलवाष्प नहीं होता है। तो वो क्या करती है, इतनी गर्म होती है कि दोपहर उपहर जब होती है तो बिल्कुल कहते हैं लू चल रही है। लू, लू का मतलब कि अब आप देखोगे कि उसमें नमी है नहीं, और वो आपकी बॉडी पे कहीं पर भी पानी देखेगा वो, हाँ हाँ, जल्दी जल्दी पीना शुरू कर देगा वो, जल्दी से ग्रहण करने की क्षमता उसकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पानी इसमें है नहीं, वायु गर्म हो गई है और पानी है नहीं। तो वो क्या करेगा, क्षमता उसकी बहुत ज्यादा है। तो नाला का पानी, सड़क का पानी, गली का पानी, तालाब का पानी, झील का पानी, नदियों का पानी, गंगा मैया जैसी नदी क्या होती है, सूखने की कगार पे आ जाती है, एक नाला जैसा दिखने लगता है, सब पानी सोख लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी क्षमता बहुत ज्यादा है उस समय।
आप कपड़े डालते होंगे बाहर, फटाक से सूख जाता है आधे घंटे में। कपड़े क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय की वायु में नमी नहीं है, कहीं से भी नमी मिल गई वो ले लेती है, ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक है। देखो साइंस भी पढ़ा दिया आपको, नहीं पढ़ा दिया? कह दिया कि अप्रैल में कपड़े जल्दी सूखते हैं जबकि जुलाई में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? आप कहेंगे अप्रैल में वायु में नमी नहीं है, जलवाष्प नहीं है, उसकी ग्रहण करने की क्षमता बहुत अधिक है, इसलिए जल्दी सूख लेती है। और जुलाई में मानसूनी हवाएं होती हैं, समुद्र से भर भर के टैंकर पानी अपने साथ लेके आई हैं। तुम्हारा गंदा कपड़े का पानी नहीं चाहिए उसको, वो सब पानी लेके ऑलरेडी आए हैं, तो आपके कपड़े का पानी वो नहीं सूखेंगे। इसलिए जुलाई अगस्त में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, क्योंकि वायु में नमी है। अप्रैल मई में नमी नहीं होती है, कोई भी पानी होगा वो जल्दी से क्या करेगा, सूख लेगा। सब व्यवहारिक है दुनिया में। तो मान लो कि तापमान हमने मैक्सिमम कितना ले लिया, वायु का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उस समय जाहिर सी बात है कि वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता कितनी होगी? आप कहेंगे 100 होगी। 100 से ऊपर तो नहीं होगा ना, 100 ही तो होगी, 100% मान लो। और मात्रा हमने कितना दे दिया इसको? 25 हमने कांस्टेंट कर दिया है, 25 हमने पानी इसमें डाल दिया। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है ये दोस्तों परसेंटेज में निकालना है, तो कैसे होगा? यानी 100 क्षमता है और मिला कितना उसको? 25। क्षमता कितनी है? 100, मिला कितना? 25। तो सापेक्ष आर्द्रता कितनी होगी? इंटू 100 कर दो, निकल के आ जाएगा 25%। आर्द्रता कितनी है? सापेक्ष आर्द्रता कितनी है? आप कहेंगे 25% है यार, इसमें क्या बहुत सिंपल सा फार्मूला बता दिया। क्या समझा? जब उसकी तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो जलवाष्प की मात्रा उसमें हमने 25 डाला, क्षमता 100 रहेगी, सिंपल सी बात है, 25 मिला तो सापेक्ष आर्द्रता 25% होगी। आप सर्च करिएगा कि आज हमारे शहर में कितनी आर्द्रता है, तो लिख के गूगल बताएगा। गूगल से पूछो तो गूगल कहेगा कि आज की आर्द्रता 10% है, ऐसे आएगा नहीं। देखो ध्यान से, अब यहां पर क्या करते हैं, तापमान को घटाते हैं। तापमान 10 डिग्री था, इसको कर देते हैं 20 डिग्री था, इसको हम कर देते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान को कम कर दिया, क्षमता क्या हो जाएगी? जल्दी बताओ, क्षमता क्या हो जाएगी? क्षमता क्या हो जाएगी? अब क्षमता कितनी होगी 10 डिग्री पर? क्षमता कितनी होगी जल्दी बता दो प्लीज, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 करो, क्या होगी क्षमता? अच्छा, बीच का रास्ता निकाल लिए, लेस होगी। अरे कितना होगा एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट बताओ। फिर सब लोग बीच का रास्ता निकाल, कम होगी। अरे अजीब बात कर रहे हैं यार। अरे 20 पर क्षमता 100, तो 10 पे क्षमता 50 होगी ना यार, ये कम ज्यादा क्यों लिख रहे हैं? हाँ ठीक है, प्रेरणा ठीक है, बढ़िया। हाँ सबका ठीक है, बढ़िया, अब ठीक है। तो 20 पे क्षमता 100, 10 पे क्षमता 50, और कितना मिला इसको? दिया हमने 25। अब बताओ, क्षमता 50 दिया 25 इंटू 100 कितना आ जाएगा? सापेक्ष आर्द्रता 50%। यानी अब सापेक्ष आर्द्रता क्या हो गई? 50%। देखो तापमान घट रहा है, आर्द्रता बढ़ रही है। अब आ जाओ फिर से, तापमान और घटा दो, तापमान कर देते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ तो क्षमता कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 10 पे क्षमता 50 है तो 5 पे क्षमता 25 हो जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है? और कितना दिया इसको? 25। तो सापेक्ष आर्द्रता कितनी हो जाएगी?
25 क्षमता, 25 मिल गया इंटू 100 कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा। यानी सापेक्ष आर्द्रता कितनी हो गई? 100%। नहीं, क्या पा रहे हैं इस चार्ट से? पा रहे हैं ये कि तापमान अगर घट रहा है तो सापेक्ष आर्द्रता क्या हो रही है? तो सापेक्ष आर्द्रता क्या हो रही है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। यही तो पा रहे हैं आप कि तापमान घटता जा रहा है तो क्षमता घटती जा रही है। जलवाष्प की मात्रा में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तब भी जलवाष्प की मात्रा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये है सापेक्ष आर्द्रता। अब इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग कहाँ पर? अगली टॉपिक में, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको हम एक बात बता देते हैं कि जब ये जलवाष्प की मात्रा 100% हो जाती है, यानी जलवाष्प की मात्रा बस जब हल्का सा भी ध्यान नहीं बटना चाहिए जब तक हम आज क्लास लेंगे। अगर ध्यान बटा तो दुर्घटना घटा। एकदम फोकस रहना। जलवाष्प की मात्रा, या ऐसे लिख दो, जब जलवाष्प की मात्रा या सापेक्ष आता, देखो, जब सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाए, 100% का मतलब 100% हो जाए, 100% हो जाए, तब क्या कहते हैं? 20 रोटी खा लिए। क्षमता कितनी थी? 20 रोटी। खाते 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 20 खा लिए। 20 खाने के बाद क्या होगा? क्या बोलेंगे? हमारी आत्मा तृप्त हो गई। कहते हैं नहीं कहते? हमारी आत्मा तृप्त हो गई, यानी सचुरेट कर गया। अब कोई जगह 21वीं रोटी खा लो, खाएंगे आप? ना भैया, ना 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 ना। और अगर खा लिया तो, अगर खा लिया तो क्या होगा? तो खा लेंगे, क्या बता रहा हूं, कुछ समझ पा रहे हैं? 21वीं ठूस लो मुंह में तो क्या होगा? क्या होगा? निकाल नहीं देंगे, शुरू हो जाएगा उल्टी पुल्टी। तो जैसे ही ये 100% आर्द्रता होती है तो वायु क्या होती है? वायु संतृप्त हो जाती है, सैचुरेट कर जाती है। और वायु संतृप्त जब हो जाएगी तब एक प्रोसेस शुरू होगा। जैसे ही जितना बढ़ेगा इसमें, इससे अधिक जैसे जलवाष्प बढ़ेगा 100% से, तो वैसे ही क्या होगा? एक प्रोसेस होता है संघनन, कंडेंसेशन होगा। और कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा? जो जलवाष्प है ये जल की बूंद और हिमकण में परिवर्तित हो जाएगा। और जैसे ही जल की बूंदों में हिमकण में परिवर्तन होगा, वैसे ही क्या होगा? नीचे है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी है, ये नीचे आएगा और शुरू हो जाएगी क्या? प्रेसिपिटेशन, रेन, वर्षण की क्रिया आरंभ हो जाएगी। तो खैर, ये आपने समझ लिया। तो हमने कहा कि जब जलवाष्प सापेक्ष आर्द्रता जब 100% हो जाएगी तो कंडेंसेशन होगा और वर्षा शुरू हो जाएगी। अब इसी में एक टॉपिक और लिंक कर देते हैं, ध्यान सुनो। ये है थर्मल चेंज। थर्मल चेंज, तापीय परिवर्तन। ये क्या है? तापीय परिवर्तन को देखो ध्यान से कि थर्मल चेंज क्या है। एक इसमें लिखा हुआ है डायबेटिक थर्मल चेंज, और एक लिखा है एडियाबैटिक
थर्मल चेंज। संभवतः आप पढ़े होंगे, कक्षा 6-7 में है, 7 के एनसीईआरटी में होगा ये। तो जो विज्ञान के लोग होंगे वो तो इसको समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी विज्ञान वालों को भी हम विज्ञान पढ़ाते हैं, समझो। हम व्यवहारिक पढ़ाएंगे, वो लोग सैद्धांतिक है, हम व्यवहारिक पढ़ाते हैं भाई, जो हमारा ज्ञान है हम उस हिसाब से बताएंगे। तो देखो देखो ध्यान से, डायाबिटिक तापीय परिवर्तन का मतलब होता है जब ऊष्मा के अवशोषण एवं निष्कासन के द्वारा तापमान में परिवर्तन हो, तब इसको कहते हैं डायाबेटिक थर्मल चेंज। इसका मतलब क्या है? हीट डालो, इसे मान लो पानी गर्म किया आपने, तो पानी में क्या किया आपने? हीट डाल दिया, गैस पे रखा, गर्म हो गया, हीट डाल दिया उसमें, पानी गर्म हो गया, गैस को बंद कर दो, हीट निकल जाएगी, काम खत्म। यानी ऊष्मा का अवशोषण हुआ और ऊष्मा का निष्कासन हुआ। तो अवशोषण हुआ तो तापमान बढ़ा, और निष्कासन हुआ तो तापमान घट गया। तो ऊष्मा के अवशोषण और निष्कासन के द्वारा जब तापमान में परिवर्तन होता है, दैट इज डायाबेटिक थर्मल चेंज। ठीक है। वहीं पर, या इसका एग्जाम्पल समझो, जैसे पृथ्वी हमारी है ना, हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी में क्या होता है? सन से रेज आती है, सन से रेज आएगी तो तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। और रात में क्या होगा? सब निकाल देगा, रेडिएट हो गया, तो तापमान क्या होगा? घट जाएगा। तो पृथ्वी का जो तापमान बढ़ता है और घटता है, दैट इज डायाबेटिक थर्मल चेंज, क्योंकि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है और निष्कासन हो रहा है, जिसके कारण तापमान में अंतर आ रहा है, तब इसको हम डायाबेटिक थर्मल चेंज कहते हैं। ठीक है। तो इसका एक हम आपको वो भी दिखाते हैं, क्या कहते हैं कि इसका प्रयोग देखो ध्यान से, डायबिटिक थर्मल चेंज को देखो। जो फॉग होता है ना, कोहरा, कोहरा, देखो ये फॉग है, ये कोहरा है। तो कोहरा किसके कारण होता है? आप कहेंगे डायबिटिक थर्मल चेंज का परिणाम है ये उसी का परिणाम है। आखिर क्यों ऐसा होता है? कोहरा हमेशा जाड़े में क्यों बनता है? हालांकि फॉग क्या होता है, मिस्ट क्या होता है, स्मेज क्या होता है, स्मॉग क्या होता है, ये सब पढ़ाएंगे जब प्रेसिपिटेशन पढ़ाएंगे। टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन जब जाएंगे तो वहां पर आपको सब बताएंगे फिर से। यहाँ पर समझो कि क्या होगा कि जाड़े में ही क्यों होता है फॉग। उसके पीछे कारण ये है, देखो ध्यान से, कि दिन में पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ गया, और सूर्य से किरणें आई और तापमान बढ़ा। और रात में जब ये निकालना शुरू करते हैं जाड़े में, तो वायु ठंडी होती है, चूंकि भारी होती है, घनी रहती है। अब क्या होता है कि पृथ्वी की सतह से ऊष्मा निकल गई, ऊष्मा निकल गई, तो ये बिल्कुल सतह पर क्या होता है? तापमान बहुत कम हो जाता है, बहुत ठंडी वायु रहती है, नीचे की ओर वायु ठंडी रहती है। मतलब आप मान के चलो कि लगभग 1 किलोमीटर मान लो, इतना ही मान लो। तो ये वायु क्या होती है? बहुत ठंडी, क्योंकि रात में सब निकाल देता है, भोर होने तक सब निकाल देता है, और सतह बिल्कुल हो जाती है ठंडी, यानी सतह पर एकदम ठंडी ठंडी वायु बैठी रहती है। और अभी वो जब निकाला था, तो ऊपर की ओर वायु क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। ऊपर की वायु अपेक्षाकृत गर्म है। तो ये जो ये वायु है, ये कहते हैं ये गर्म वायु है, और ये क्या है? नीचे सतह पर एकदम ठंडी वायु है। तो गर्म और ठंडी वायु क्या होती है? यहां पर मिलने लगती है। जैसे कहते हैं ना कि मान लो ये गर्म वायु है, ये ठंडी वायु है, दोनों आपस में टकरा गए तो ये उठ जाएगा और कंडेंसेशन होकर बारिश होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपस में क्या होता है? मिलता है। जब आपस में मिलता है तो यहाँ पर क्या बनता है? ये कहते हैं ये वाताग्र है, फ्रंट है, ये सब शब्द बताएंगे आपको। वाताग्र बन जाता है, दोनों आपस में मिल जाती हैं। ठंडी गर्म वायु तेजी से क्या होती है? जब आपस में मिलती है तो कोआगुलेशन होता है, कंडेंसेशन होने लगता है, हल्की हल्की बूंदें बनने लगती हैं वर्षा की तरह।
ये नॉर्मल रेन नहीं है, नॉर्मल रेन तो ऊपर से होगी ना। यहाँ पर अभी मान लो गर्म ठंडी हवाएं ही मिल गई, यहाँ पर टकराने लगी, यहाँ कंडेंसेशन होता है और हल्की हल्की बारिश होने लगती है, दैट इज फॉग। ये फॉग है, तो ये गर्म और ठंडी वायु मिलती है, तो ये डायबिटिक है, क्योंकि दिन में गर्म होती है तो रात में ठंडी रहती है सतह। तो डायबिटिक चेंज के कारण कोहरा बनता है, कुछ लोग जानते रहिएगा। खैर, हमें अभी डायबिटिक से लेना देना नहीं, हमें मतलब किससे है, तो आप कहेंगे एडियाबेटिक से। अब एडियाबेटिक को देखिए, तो एडियाबेटिक का होता क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से। अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मा के अवशोषण, ऑब्जर्प्शन एवं निष्कासन के बिना, ऊष्मा के अवशोषण एवं निष्कासन के बिना वायु के प्रसरण, एक्सपेंशन एवं संकुचन, कॉन्स्ट्रक्शन, संकुचन के द्वारा तापमान में परिवर्तन, दैट इज एडियाबैटिक, रुद्धोष्ण तापीय परिवर्तन कहते हैं। अब कहेंगे बड़ी अजीब बात बता दिया सर आपने। चलो ठीक है, समझ में आता है कि हीट डालो तो तापमान बढ़ेगा, हीट निकालो तापमान घटेगा, लेकिन ये कैसे हो गया? बिना हीट डाले, बिना ऊष्मा डाले और ऊष्मा निकाले तापमान में अंतर कैसे हो सकता है? होता है, कैसे होता है? देखो, वायु के प्रसरण संकुचन को समझो, देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये इतने एरिया में वायु है, इतने एरिया में वायु है, उस एरिया की वायु को ले लो, ठीक है। अब इस एरिया के वायु को, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं उसमें हीट होता है, उसमें क्या होता है? हीट होता है। और जितना भी ऊष्मा है वह ऊष्मा इतने एरिया में फैली है, यानी इसका अपना एक वायु का क्या है? आयतन है, आयतन है। और मान लो कि इसका, हमने कहा कि इस वायु का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड इस वायु का तापमान है। अब इस वायु को हम क्या करेंगे? कंप्रेस कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं और एरिया इतना हो गया, ये संकुचन हो गया, वायु का संकुचन हो गया। हीट कांस्टेंट है, हीट उतना ही है, लेकिन यहां पर क्या था? अगर मैं आपसे कहूं कि वायु का जो आयतन है उसके साथ तापमान का इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, मतलब अगर आयतन बढ़ेगा तो तापमान घटेगा, और अगर आयतन घटेगा तो तापमान बढ़ेगा। कैसे हुआ? अब सोचो कि इतने एरिया में ये तापमान, हीट जो था ये फैला हुआ था, ये हीट फैला हुआ था, ये एरिया अधिक था, तो अधिक एरिया में रहेगा ताप। अभी मान लो हम एकदम फिक्स कर दिए हैं कि इतना इतना ही हीट है, इसमें एक्स अमाउंट हीट है, वो एक्स अमाउंट हीट इतने एरिया में फैला हुआ था, तो जाहिर सी बात है तापमान कम रहेगा। अब उसी हीट को आपने कहाँ कर दिया? सिकोड़ करके इतने एरिया में कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि अब क्या होगा? जब इतना एरिया को आपने, उसी वायु को कंप्रेस कर दिया, तो उतने एरिया का तापमान होगा वो अचानक से क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी कि अब जो इतना ये जो मॉलिक्यूल्स में जो हीट थी वो जो फैला हुआ था इतने एरिया में, जब एरिया कम हो गया तो इकट्ठा हो गया एक जगह पर,
तो ये हो जाएगा लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब एक अनुमान बता रहा हूँ। क्योंकि उतनी हीट जो फैली हुई थी वो इतने एरिया में आ गई, कंप्रेस हो गई, तो तापमान बढ़ गया। ना हमने हीट डाला और ना हीट हमने निकाला, हीट उतनी ही रखी, बस एरिया बढ़ा, अधिक था तो एरिया को हमने क्या कम कर दिया। तो जो जितना हीट वो फैली हुई थी इतने बड़े एरिया में, अब वो आ गई इतने एरिया में, तो जाहिर सी बात तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी इसका व्यवहारिक बताते हैं इसी प्रकार से। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, हम कहेंगे वायु का संकुचन होने पर वायु का आयतन वॉल्यूम घट जाएगा। वायु का वॉल्यूम घटेगा, आयतन घटेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि वायु का जब आयतन घटेगा तो हम क्या कहेंगे, तापमान बढ़ेगा, या इसको कहेंगे एडियाबैटिक हीटिंग, रुद्धोष्म ऊष्मन की क्रिया होगी। एडियाबैटिक हीटिंग होगा, रुद्धोष्म ऊष्मन की क्रिया होगी, और रुद्धोष्म ऊष्मन होगा तो तापमान वायु का बढ़ जाएगा। यानी वायु के संकुचन होने से तापमान बढ़ता है। चाहे हीट को कांस्टेंट कर दो, हीट उसमें डालो चाहे न डालो, एक कॉमन हीट है, उस वायु का इतना एरिया है, जैसे ही कंप्रेस करोगे तापमान बढ़ जाएगा। उसको आप करके देख लेना, कर पाओ तो। इसको पलट देते हैं, मान लो कि इतना एरिया है वायु का, और इसका तापमान मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है वायु का। अब इसको क्या किया हमने, इसको एक्सपैंड कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, फैला दिया, इतने एरिया में फैला दिया। इतने में था, तापमान 20 डिग्री था, अब इसको हमने क्या कर दिया, प्रसारित कर दिया। जाहिर सी बात है कि जो हीट इतने एरिया में संकुचित थी, अब जब एरिया बढ़ा दोगे, फैला दोगे, तो वो ज्यादा एरिया में पूरे में हीट फैल जाएगी, पूरे में हीट फैलेगी ना, तो तापमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अरे सिंपल सी बात है यार, आप इसको प्रयोग करके देख लो ना घर में। आप प्रयोग करके देख लो, एक डिब्बा ले लो, एक कांच की शीशी ले लो, उसमें हीट डालो, तो बड़ा गर्म लगेगा वो, कोई छोटा एरिया है, आयतन उसका कम है, गर्म लगेगा। या ऐसे कर लो ना कि पानी की एक बोतल है, पानी गर्म कर लो, 50 ग्राम 100 ग्राम, मान लो 1 लीटर पानी को खोला दो खूब, और वो इतने बड़े बर्तन में आप खोला रहे हो, तो आयतन कम है उसका। अब उसी गर्म पानी को एक ड्रम में डाल दो, एरिया बढ़ गया उसका, तो तापमान क्या होगा, गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा, पूरे में फैल जाएगा वो हीट। तो ऐसे ही तो है यहाँ पर। अब देखो ये फैल गया, जब फैल गया इसका मतलब ये क्या हो रहा है, वायु का प्रसरण हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। और जब वायु का प्रसरण हो रहा है मतलब इसका आयतन, वायु का आयतन बढ़ रहा है, और वायु का आयतन बढ़ने का मतलब एडियाबैटिक कूलिंग होगा, यानी रुद्धोष्म शीतलन होता है। रुद्धोष्म शीतलन होगा तो तापमान घट जाएगा। तो हमने क्या कहा कि ऊष्मा के अवशोषण और निष्कासन के बिना जब तापमान में परिवर्तन होता है तब उसको हम रुद्धोष्म तापीय परिवर्तन कहते हैं। वायु के संकुचन होने पर वायु का आयतन घटता है, जिसके यहाँ पर जो हीट फैली हुई थी वो कम एरिया में संकुचित हो जाती है, जिसके कारण एडियाबैटिक हीटिंग होता है, रुद्धोष्म ऊष्मन की क्रिया होती है, जिससे वायु का तापमान बढ़ जाता है। वहीं पर अगर हम कहें कि वायु का उसके एरिया को बढ़ा दें, संकुचित वायु को प्रसारित करें, तो जो हीट कम एरिया में थी अब वो बड़े एरिया में फैल जाएगी, तो तापमान क्या होगा, घट जाएगा। इसको कहते हैं एडियाबैटिक कूलिंग, रुद्धोष्म शीतलन की क्रिया। तो रुद्धोष्म ऊष्मन में क्या होता है कि वायु का संकुचन होता है, और रुद्धोष्म शीतलन में क्या होता है, वायु का प्रसरण होता है।
और ऊष्मा में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, तब भी तापमान में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसका सबसे अच्छा देखो, हमने पहले ही बोल दिया है कि सब कुछ भूगोल करवाता है, आप नहीं कुछ नहीं करते, यू आर नथिंग, सब कुछ भगवान। ठीक है, भूगोल, भूगोल आपकी क्रियाओं को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे देखो, जैकेट निकालो लेदर वाली, पहन के घूमो ना शहर में, ब्लैक वाली लेदर वाली जैकेट निकाल करके पहनो ना, मफलर बांधो कस के कायदे से, क्यों नहीं कर रहे हो? किसने रोका आपको? किसने रोका? अरे भूगोल ने रोका मेरे भाई। अभी तो सब बक्से में बंद करके रख दिया होगा। कमरे पर इसमें इलाहाबाद में जाकर के देखो कैसे बच्चे रहते होंगे, सब स्टूडेंट जो वहां रहते होंगे कैसे रहते होंगे। इस समय कुछ नहीं बेचारे, वही अब गर्मी 10 बाई का 10 कमरा, 2 पार्टनर अलग से, गर्मी अलग से, एसी तो लगा नहीं सकते, तो वही बरमुडा नीचे पहन के और ऊपर बनियान पहन लिए, बस घूम रहे हैं बेचारे। तो वो भी नहीं, फर्श पे लेटे हैं, क्या फर्क पड़ता है। और जाड़े में तो ये कौन परिवर्तन कर रहा है? परिवर्तन कर रहा है भूगोल। आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, ये कौन तय करेगा? भूगोल। आप कैसे रहोगे, ये सब तय करेगा भूगोल। कैसे? देखो, आपने कभी सोचा है कि ठंडियों के समय में आपकी मुट्ठियां क्या होती हैं? महसूस करो, क्या होता है? खुली की बंद? ठंडियों में आपकी मुट्ठियां क्या होती हैं? बंद होती हैं। और गर्मियों में मुट्ठियां खुली होती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ठंडियों में मुट्ठियों को बंद करते हैं, मतलब हम अपनी बॉडी को क्या करते हैं? संकुचित करते हैं अपना। हम बॉडी जितना जो फैला हुआ है हमारा शरीर, इसको हम क्या करते हैं? जब ठंडी लगती है तो क्या करते हैं? ऐसे करते हैं ना, ऐसे। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? कि हम अपनी बॉडी को क्या करें? संकुचित करें, तो जो हीट जितनी बॉडी की है वो एक जगह पर क्या हो जाए। जब कम एरिया हो जाएगा हमारे शरीर का, तो हीट एक जगह पर क्या होगी। देखो, सब लोग भूगोल जानते हैं, लेकिन बस वही पढ़ते हैं, कुछ लोग किताब से रटते हैं, और हम लोग खुली आंखों से देखते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को क्या करता है? संकुचित करता है, ऐसे करता है। क्यों? बॉडी की जितनी हीट है वो क्या हो जाए, कम एरिया में आ जाए, तो हमको थोड़ा सा ठंडी कम लगे। ऐसा है कि नहीं है? और गर्मियों में हैं, ऐसे चलेंगे बिल्कुल, ऐसे बेड पे जाएंगे तो फैल जाएंगे। एक टांग उधर आयरलैंड में है तो एक उधर वो साउथ अफ्रीका में पहुंच जाएगा, एक हाथ उधर ब्रिटेन में है तो एक हाथ उधर अमेरिका चला जाएगा। ऐसे पड़े रहेंगे टांग फैला के, सो रहे हैं। क्यों? हम अपनी बॉडी को फैलाते हैं कि जो हमारे शरीर का हीट है वो क्या हो जाए, बड़े एरिया में फैल जाए, तो हमें गर्मी कम लगे। और जाड़े में शरीर तो ऐसा हो जाता है, जैसे रजाई में घुसते हैं तो लगता है कि मैं है भी कि नहीं भी। पैर कहाँ है और हाथ कहाँ है, टांग कहाँ है, हाथ कहाँ है, पता ही नहीं है, सब एक में मिल जाता है। इसे सब इकट्ठा करके वो पड़े रहते हैं उसी में, इतने बड़े हो जाते हैं उसी में। क्यों? दैट इज एडियाबैटिक हीटिंग एंड कूलिंग। कुछ खोपड़ी खुल रही है कि नहीं खुल रही है? सब भूगोल है। तो ये है। अब ये होगा क्या, इसका भूगोल में क्या यूज करें हम? बहुत बड़ा यूज है इसका। देखो, यहां पर देखो, जो होता ये है, पढ़ा इसलिए जा रहा है कि देखो ध्यान से, मान लो ये सरफेस है, दो सरफेस ले लेते हैं। एक सरफेस, एक सरफेस इधर ले लिया, एक सरफेस इधर ले लिया, और ये सरफेस से वायु क्या हो रही है, मान लो यहां पर ये वायु है, ये वायु है। अब ये वायु क्या हो रही है, ऊपर की ओर जा रही है। ये वायु कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है। तो ऊपर की ओर जब जाएगी तो वायुमंडल कैसा है? विरल है।
नीचे सघन वायुमंडल है, ऊपर विरल वायुमंडल है। तो जब विरल मिलेगा, जैसे मान लो एक कमरे में है 20 लोगों को ठूंस दिया, 10 बाई 10 के कमरे में ठूंस दिया, तो एकदम सिकुड़े हुए हैं, उसी में पड़े हुए हैं। लेकिन अगर मान लो, इमेजिन करो, कल्पना करो कि कमरे का साइज बढ़ने लगे, कमरा बड़ा होने लगे, तो क्या होगा? हम भी फैलना शुरू करेंगे। नहीं तो वही लिफ्ट वाला हाल होता है, लिफ्ट में है तो कोई उधर घुसा है, कोई उधर घुसा है, कोई उधर कोने में घुसा है, 20 लोग लदे हैं। और जैसे ही लिफ्ट निकलती है, बाहर निकलते हैं लोग, वैसे क्या होता है? सब फैलने लगते हैं, ऐसे चलते हैं, हाँ। तो वायुमंडल ऊपर की ओर क्या है? विरल है। तो वायु का मान लो आरोहण हो रहा है, देखो ध्यान से। जब आरोहण होगा तो वायु क्या होगी? वायु क्या होगी? फैलेगी। देखो, वायु क्या हुई? देखो, फैल गई कि नहीं फैल गई? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि वायु का आरोहण हो रहा है। तो पहली बात तो ये समझिए कि वायु का आरोहण होने पर वायु का प्रसरण होता है, क्योंकि सघन से कहाँ जा रही है? विरल वायुमंडल में जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि मान लो ये वायु है, यहां पर ये मान लो हमने कहा ये वायु है, कितना एरिया है। अब यहां ये नीचे आ रही है, ये नीचे आ रही है, तो क्या होगा? यहां पर वायु नीचे की ओर आने पर संकुचित हो रही है। और हीट को कांस्टेंट कर दो, जो भी हीट है, मान लो वायु गर्म हुई, जो भी है, पानी वानी को लेकर के अपना चल दी, चल तो दी, ऊपर की ओर जाने लगे। तो यानी कि वहां यहां पर क्या हो रहा है? देखो ध्यान से, समझो। अभी अभी इसको हम कहो तो मिटा दें, या इसी को ले लो, इसी को ले लो, चलो इसको मिटा देते हैं, अभी जगह नहीं है ना। अभी देखो, यहां पर क्या हो रहा है? वायु का आरोहण हो रहा है। वायु का आरोहण किधर से किधर? आप कहेंगे सघन से विरल वायुमंडल, सघन से विरल वायुमंडल की ओर होगा तो वायु का फैलाव होगा, प्रसरण होगा। वायु का प्रसरण होगा, यानी वायु का आयतन बढ़ेगा। वायु का आयतन बढ़ेगा तो रुद्धोष्म, एडियाबैटिक क्या होगा? कूलिंग। रुद्धोष्म शीतलन की क्रिया होगी। रुद्धोष्म शीतलन की क्रिया होगी तो वायु का तापमान, लिंक करिए, वायु का तापमान घटेगा। वायु का तापमान घटेगा तो सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी? बताओ जल्दी से। सापेक्ष आर्द्रता बढ़ेगी। तापमान घटता है तो आर्द्रता बढ़ती है। आर्द्रता बढ़ करके कितनी हो जाए? 100% हो जाए तो वायु क्या हो जाएगी? वायु संतृप्त हो जाएगी। वायु संतृप्त हो जाएगी तो क्या होगा? संघनन की क्रिया होगी। संघनन की क्रिया होगी तो क्या बन जाएगा? जल की बूंद और प्लस हिमकण हो जाएंगे। हिमकण हो जाएंगे। ये कहाँ आएंगे? गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सतह पर आएंगे, जिसको हम कहते हैं वर्षण। क्या कहते हैं? वर्षण। वायु ऊपर जाएगी तो क्या होगा? सघन वायुमंडल से विरल वायुमंडल, तो अब जलवाष्प तो कुछ ना कुछ लेके जाएगी। वायु का फैलाव होगा तो वायु का आयतन बढ़ेगा तो रुद्धोष्म शीतलन की क्रिया होगी, यानी वायु ठंडी होगी। वायु ठंडी होगी तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ेगी, क्योंकि ठंडी होती तो आर्द्रता बढ़ती है। जब 100% ये हो जाएगी तो वायु सैचुरेट कर जाएगी। सैचुरेट होगा तो संघनन की क्रिया होगी, जल वाष्प, जल की बूंद और हिमकण में परिवर्तित हो जाएगा। ग्रेविटी के कारण पानी नीचे आएगा, इसी को कहते हैं वर्षण, प्रेसिपिटेशन। कमेंट करके बताओ जल्दी। ये हो गया। अब आप बताइए, वर्षा होने के लिए 3 सबसे जरूरी बातें क्या है? वर्षा होने के लिए
तीन सबसे जरूरी बात अगर हम आपसे पूछें क्या हो सकती हैं आपके हिसाब से? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, सब लोग लिखो। वर्षा हो, इसको देख करके बताओ, वर्षा होने के लिए तीन सबसे जरूरी बातें, सबसे मुख्य बातें कौन कौन सी हैं? बहुत जल्दी बताओ हमको। वर्षा होने के लिए सबसे जरूरी बातें, तीन बातें बताओ। सब लोग लिखो, जो लिख समझ में आए देख करके इसको बताओ क्या सबसे जरूरी है। तीन बातें बतानी, तीन बातें इसमें आपको जानना है तो हम बताएंगे, जो हमको बताना होगा तो हम बताएंगे कि नंबर एक इसमें है वायु का आरोहण होना चाहिए। जब तक वायु ऊपर नहीं उठेगी तब तक वर्षा नहीं होगी, यानी वायु का आरोहण होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि इसमें पर्याप्त जलवाष्प की मात्रा होनी चाहिए। जब तक इसमें जलवाष्प की मात्रा नहीं रहेगी सफिशियंट तब तक वर्षा नहीं हो सकती। वायु केवल ऊपर जाए जाती रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो पर्याप्त जलवाष्प की मात्रा, ये दो हो गया। और तीसरा जो होगा, तीसरा थोड़ा हटके है, आर्द्रता ग्राही नाभिक का विकास होना चाहिए। याद करो जल सीकर, आर्द्रता ग्राही नाभिक का विकास होना चाहिए। मतलब हाइग्रोस्कोपिक जो न्यूक्लियाई होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वायुमंडल में, जब तक वो डेवलप नहीं होंगे, एक लेयर नहीं बनाएंगे, तब तक वायु जाएगी अपना, घूमती रहेगी सुपर कूल गैस की तरह, ठंडी होकर घूमती रहे, कंडेंसेशन नहीं होगा जब तक ये आ करके मिलेंगे नहीं। कहानी बताई थी आपको बड़े अच्छे से कि जलवाष्प जो पानी था समुद्र का, उसको वायु से हो गया प्रेम। वायु को भी बड़ी गर्मी लगी थी, प्रेम कर बैठे। ये इनका धर्म अलग, यानी कि ये गैस है वायु, और ये पानी थे, लिक्विड थे। दोनों का धर्म जाति सब अलग। कहें चलो भाग चलें, कहें कैसे, कहें तुम बदल लो धर्म अपना। तो पानी क्या हुआ, वो भी जलवाष्प के रूप में आ गया, गैस बन गया, वायु के साथ चल दिया, भाग चले ऊपर। भागते भागते चले गए कहाँ, ऊपर की ओर। ऊपर जब गया वायु, वो हो गया ठंडा, जितनी गर्मी थी सब शांत। कहे भैया हम गलती कर दिए तुमको लेकर के आकर के, अब हम तुमको नहीं रख सकते अपने साथ। क्यों? कहे क्यों क्या, अब फैल गए हम, अब हम फैल गए तो हम ठंडे हो गए हैं, हमारी अब क्षमता ही खत्म, अब तुमको कहाँ कंधों पर लेकर के चल पाएंगे, हम थक गए भैया, हमारी बस की बात नहीं है। वो कह, तो कह रहे तो धोखा दे दिए, कहने हाँ दे दिए, अब हमारी क्षमता नहीं है, क्षमता हमारी घट चुकी है, हम ठंडे हो गए। मैं क्या करूं, अब तुमने अपना अपना काम देखो, हम नहीं आते। धोखा मिल गया। अब जलवाष्प क्या करे, वायु छोड़ के भाग गई। अब जलवाष्प बेचारी क्या करती, वहां चल रही थी, तो मिल गए क्या, उनके एक परिचित मिल गए, वहां कमाने खाने गए थे। कौन? डस्ट पार्टिकल। कहें तुम बहन चिंता ना करो, तुम आओ, तुमको तुम्हारे घर भेज देंगे। कहें नहीं भैया, हम तो धर्म बदल लिए अपना, हम तो लिक्विड थे, हम तो गैस बन गए। कहें तुम चिंता ना करो, तुम आओ मेरे पास, हम तुमको उसी रूप में बदल देंगे। अच्छा, गए, उसने गले लगा लिया, और जैसे ही गले लगाया वो फिर से जल बन गया, कंडेंसेशन हो गया, जल बन गया। और जल बनकर क्या हुआ, तो आप क्या करें, कहीं चिंता ना करो, सब ग्रेविटी है नीचे, गुरुत्वाकर्षण बल एक बल है, वो खींच लेंगे अपनी तरफ। खींच लिया, चले गई। अब क्या करें, आप चिंता ना करो, गंगा मैया है, गंगा मैया से मिल लेना, और कहे मैया मुझे माफ कर दो, मैं अपना धर्म बदल गए, फिर से आ गई हूँ, और हमको ले चलो, हमारे घर छोड़ दो। गंगा मैया तुमको क्या करेंगे, लेके चले जाएंगे कहाँ, फिर महासागर में। यही तो पढ़ रहे हैं। कहाँ है भूगोल? ये तीन बातें जरूरी हैं। बाकी वायु का तापमान, तापमान जहां अधिक होता है वर्षा वहां हो ना हो कोई जरूरी नहीं है। तो तीन मुख्य बातें यही होंगी।
ठीक है, तो ये हो गया एडियाबैटिक। अब एक इसी को पलट देते हैं, इसी को पलट देते हैं। मान लो ये सरफेस है, वायु का क्या हो रहा है, वायु ऊपर से आ रही है नीचे की ओर। देखो वायु का अब क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाओ, अवरोहण हो रहा है। किधर, आप कहेंगे विरल से सघन वायुमंडल, विरल से सघन वायुमंडल होगा तो वायु का संकुचन होगा। संकुचन मतलब वायु का आयतन घटेगा, वायु का आयतन घटेगा तो रूद्धोष्म ऊष्मन की क्रिया, एडियाबैटिक हीटिंग होगा, तो वायु का तापमान बढ़ेगा। वायु का तापमान बढ़ेगा तो ग्रहण करने की, बताओ फार्मूला याद हो तो, क्षमता बढ़ेगी। वायु गर्म होगी तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, और क्षमता बढ़ने का मतलब है कि क्षमता बढ़ रही है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, सापेक्ष आर्द्रता घट जाएगी। और जब तक सापेक्ष आर्द्रता 100% नहीं हो सकती तो बारिश नहीं हो सकती। तो सापेक्ष आर्द्रता जब घट जाएगी तो आप कहेंगे वर्षा की प्रतिकूल दशा, प्रतिकूल दशा उत्पन्न हो जाएगी। तब यहां बन जाएगा वृष्टि। यही होते हैं वृष्टि छाया, समझाते हैं। अच्छा देखो ध्यान से, अगर हम कहें ये पर्वत है और इधर से वायु आई, इससे टकरा करके ऊपर गई तो यहाँ वर्षा कराएगी, वर्षा करा के ये वायु आगे बढ़ जाएगी। जब इधर की ओर वायु उतरेगी तो क्या होगा, एडियाबैटिक हीटिंग होगा, वायु गर्म हो जाएगी तो यहाँ पर वर्षा नहीं होगी क्योंकि क्षमता बढ़ जाएगी, और गर्म होकर के नीचे उतरेगी तो इधर जो बर्फ बर्फ होगी उसको खा जाएगी। चिनूक जानते हैं, चिनूक, बर्फ खा जाएगी, इस बर्फ को खत्म कर देगी क्योंकि वो हवा गर्म है। और एडियाबैटिक हीटिंग होने के कारण जब यहाँ वर्षा की प्रतिकूल दशा हो जाएगी तो इसको हम कहेंगे वृष्टि छाया क्षेत्र। अक्सर आपको मिला होगा, एक पर्वत पठार का नाम बता रहा हूँ, पैटागोनिया, बताओ कहाँ पर है, क्या यह वृष्टि छाया प्रदेश है या नहीं है, और कहाँ पे है जल्दी बताओ हमको। दूसरी तरफ अपने भारत में ही देख लो, भारत में क्या है, यहाँ पर पूरा ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, तो ये मान लो कि ये पश्चिमी घाट है, तो इधर से मानसूनी हवाएं आ रही हैं ना, अब इधर पे खूब बारिश कर रही हैं। इधर जस्ट देखोगे तो इधर पूरा ये पॉकेट्स मिलेगा, विदर्भ का क्षेत्र, वो सब जगह जगह पर पॉकेट्स हैं जो वृष्टि छाया क्षेत्र है, वर्षा नहीं होती है वहां। ठीक है, तो वायु का अवरोहण है तो वर्षा नहीं होगी, आरोहण है तो वर्षा होगी। इतना है। अब इसमें एक चीज और डाल देना है, क्या डालना है, अब इसमें डालना है बादल। बिना बादल बरसात कहाँ होगी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बादल, और बादल जब पढ़ लेंगे तब पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन, वर्षण के टाइप्स देखेंगे, है ना। तब वहां पर सारी बातों को समझते हुए हम लोग जाएंगे संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, वाताग्रीय वर्षा। और जब ये सीख जाएंगे तो इस वर्षा को लाके डालेंगे कहाँ, जलवायु प्रदेशों पर। तो जलवायु प्रदेश को पढ़ना पड़ेगा और वहां की प्रदेश की वर्षा को जानना पड़ेगा, तब जाके साइक्लोन सीख पाओगे, वहीं क्लाइमेटोलॉजी एंड होगी। तो अभी है 4-5 क्लासेस तो कम से कम लंबी लंबी लेंगे तब खत्म होगा ये। और आप लोग
मन लगा के पढ़े रहिए। और हमको लगता है आज की क्लास कैसी लगी हमको जल्दी बताओ। चलो, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।